वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल का एक बहुत ही सबसे बड़ा टॉपिक जो है भारत का भौतिक विभाजन, उसके बारे में समझेंगे। जो कि इसमें वीडियो में जो भी हमने फैक्ट आधारित चीज़ें ज़्यादा ली है, क्योंकि RAS प्री के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा RAS प्री का भारत के भूगोल का जो सिलेबस है, उसमें पहला ही टॉपिक है प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जिसमें पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में लिखा हुआ है। तो पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों का ही हम विस्तार देखेंगे भारत के भौतिक विभाजन में। हालांकि जो ये पहले 3 टॉपिक है, प्रमुख स्थलाकृतियाँ, मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण, और नदियाँ और झीलें, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो स्टैटिक भूगोल इसको बोलते हैं, कि इनमें ना बदलाव होने वाली चीज़ें हैं, कि पहले भी वैसी चीज़ें थी, अभी भी उसी तरह के पहाड़ हैं। पर जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख खनिज हैं, ऊर्जा संसाधन हैं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे हैं, ये वाले टॉपिक इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के पार्ट है। इनमें भारत की इकोनॉमी डिपेंड करती है, क्योंकि फसलों का जो उत्पादन होगा, कि गेहूं का उत्पादन कहाँ पर कितना हुआ, कितना कपास हुआ, कितना, तो हर साल ये आंकड़े थोड़े बहुत बदलते रहते हैं और इन पर भारत की अर्थव्यवस्था भी डिपेंड करती है। तो ये इकोनॉमिकल भूगोल के टॉपिक कहे जाते हैं, और ये ऊपर वाले 3 टॉपिक स्टैटिक भूगोल के हैं। तो इसमें हम पहला टॉपिक लेंगे प्रमुख स्थलाकृतियाँ, और इनको भारत के भौतिक विभाजन के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है, अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल को 100% बोला जाए, तो उसमें से 43.2% भाग पर मैदान है, 27.7% पे पठार, 18.8 पे पहाड़ियाँ और 10.6% भाग पे पर्वत हैं। तो इस तरह से पूरे भौतिक भूभाग को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: मैदान, पहाड़, पठार और पर्वत। और इनका इस तरह से विस्तार है: सबसे ज़्यादा मैदान, फिर पठार, फिर उससे कम पे पहाड़ियाँ और फिर पर्वत। अब पूरे भारत को हम भौतिक आधार पर बांटें, तो इनको हम 6 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हम हिमालय को समझेंगे, और हिमालय में भी पूर्वांचल की पहाड़ियों तक जो विस्तार है उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद है मैदानी भाग, जो नदियों द्वारा, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित है, और साथ में चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो भी यहीं से होकर है, तो मैदानी भाग को भी समझेंगे। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत, फिर तटीय प्रदेश, फिर द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश में हम जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में पश्चिमी मरुस्थल वाला जो थार डेजर्ट है भारत का, उसके बारे में हम बात करेंगे। परंतु थार जो है वो विस्तार से हम इंडियन ज्योग्राफी वाले टॉपिक में देखते हैं, पर यहाँ पर भी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से, यानी कि हिमालय की हम बात करेंगे। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण है वो प्राचीन तेथिस सागर के स्थान पर हुआ है। अब प्राचीन तेथिस सागर क्या है, तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो अभी जितने भूभाग है या फिर जितने भी महाद्वीप हैं, पहले कुल मिलाकर एक महाद्वीप हुआ करता था। जब पृथ्वी बनी धीरे धीरे, और शुरू में की स्थिति की बात करें तो बहुत करोड़ों साल पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे पेंजिया। और पेंजिया के आसपास वाला जो क्षेत्र था, वहां पर समुद्र था, उसको हम बोलते थे पेंथालासा। तो पेंजिया और पेंथालासा 2 ही शब्द थे पहले, पर बाद में जब विखंडन हुआ इस पेंजिया का, तो ये 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, और बीच में जो स्थिति बनी उसे तेथिस सागर कहा गया। जो बीच वाला भाग था, वहां तेथिस सागर का निर्माण हुआ। तो इसी तेथिस सागर के स्थान पर किनका निर्माण हो रहा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, यानी कि हिमालय का। तो हिमालय का निर्माण, अगर प्रश्न आता है कि हिमालय का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो प्राचीन तेथिस सागर के स्थान पर यह निर्मित भौतिक प्रदेश है। कहाँ पर? तेथिस सागर के स्थान पर। अब ये गोंडवाना जो लैंड है, इस गोंडवाना लैंड से ही भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जो
प्रायद्वीपीय भारत है वो यहाँ से बना है। तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पूछे तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। 33 सागर हिमालय किसका भाग है? 33 सागर का। अब हिमालय को हम दो तरह से पढ़ेंगे, दो रूपों में पढ़ेंगे, एक तो ट्रांस हिमालय और दूसरा हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो भारत का सबसे ऊपरी वाला भाग है वहां पर ट्रांस हिमालय स्थित है, और हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है वो ट्रांस हिमालय से लेकर पूर्वांचल की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसका जो नाम है वो स्वेन हेडन नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। तो स्वेन हेडन द्वारा ट्रांस हिमालय का नाम दिया गया, और इसको हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक तो काराकोरम, एक लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो 4 श्रेणियों में हम इस ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र को बांटते हैं। अब विस्तार से चारों श्रेणियों को देखेंगे। पहले देखते हैं काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम जो श्रेणी है इसका विस्तार जो है वो पामीर के पठार से लेकर तिब्बत के पठार तक है। यानी पामीर के पठार से लेकर तिब्बत के पठार तक कौन सी श्रेणी का विस्तार है? काराकोरम श्रेणी है। इसको तिब्बत के पठार का मेरुदंड भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? तिब्बत के पठार का मेरुदंड। अब सभी श्रेणियों में देखो कि काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी और फिर कैलाश श्रेणी। तो इस तरह से ये इनका क्रम है। सबसे उत्तर में काराकोरम है, फिर लद्दाख श्रेणी आ जाती है और फिर उसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। और काराकोरम श्रेणी में जो है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, POK में, पर इसको भारत की टेरिटरी के अंदर ही अपन शामिल करते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो K2 गाडविन ऑस्टिन हमको लगाना है टिक। 8611 मीटर ऊंची है ये। और काराकोरम श्रेणी में ही 2 दर्रों का अपन ध्यान रखना है, एक तो है अघील दर्रा, एक है काराकोरम दर्रा। अघील दर्रा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK को चीन से जोड़ता है, जबकि काराकोरम दर्रा लद्दाख को किससे जोड़ता है? चीन से। तो अक्साई चीन वाला जो भाग है वहां पर ये है, और काराकोरम दर्रा लद्दाख को या फिर भारत को चीन से जोड़ता है। वहीं अघील दर्रा POK को चीन से जोड़ने का काम करता है। दर्रा क्या होता है अगर कोई पूछे तो पहाड़ों के बीच में जो तंग रास्ते होते हैं जो आवाजाही के काम आते हैं या फिर जिनमें से नदियों का प्रवाह भी होता है उनको हम दर्रे बोलते हैं। तो ऐसे पासेस बहुत सारे हैं। जैसे अपन कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं तो वहां पर भी हमें दर्रों से होकर ही जाना पड़ता है। तो ट्रांस हिमालय है ये पूरा भाग, और ट्रांस हिमालय में हमने बात करी काराकोरम श्रेणी की जिसकी सर्वोच्च चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन। हालांकि और भी चोटियां यहाँ पर है, गसेर ब्रूम, मसेर ब्रूम, ये चोटियां भी यहाँ पर है। इनमें प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है, यहीं पे बियाफो है, हिस्पार है, बालतोसो है। तो ये सब ग्लेशियर भी यहीं पर है। तो काराकोरम की बात हमने करी कि काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, और अघील दर्रा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को चीन से जोड़ता है। अब उसके बाद हम बात करें आगे और दर्रों की तो लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राका पोसी, और लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा का नाम हमें ध्यान रखना है खारदुंगला दर्रा। तो लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा है, क्या है? खारदुंगला दर्रा। और उसी तरह जास्कर श्रेणी में 2 दर्रे हमें ध्यान रखना है, एक तो फोतुला दर्रा, एक बड़ा लापचा दर्रा। तो फोतुला दर्रा और बड़ा लापचा दर्रा दोनों कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में। जो फोतुला दर्रा है वो तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। फोतुला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को। और जो बड़ा लापचा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में जो मंडी जो जगह है हिमाचल प्रदेश की उसको लेह से जोड़ने का काम करता है। तो ये मंडी को किससे जोड़ रहा है? लेह से। और फोतुला दर्रा श्रीनगर को लेह से। वहीं हमने बात करी किसकी? खारदुंगला दर्रे की, जो किसमें? लद्दाख श्रेणी में है, और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटर गाड़ी योग्य चलाने वाला दर्रा है ये। तो इस दर्रे में सड़कें बनी हुई है और मोटर गाड़ियों की आवाजाही होती है, और ये नुब्रा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ने का काम करता है। नुब्रा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर को खारदुंगला जोड़ता है, फोतुला दर्रा श्रीनगर और लेह को, और बड़ा लापचा जो दर्रा है वो मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है।
तो ये कुछ श्रेणियां हैं जिनकी हमने बात करी, और काराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, तीनों में स्थित दर्रों की बात करी और इनकी सर्वोच्च चोटी की हमने बात करी। कैलाश श्रेणी की बात करें तो ये तिब्बत में स्थित है, भारत में स्थित नहीं है, तो इसके बारे में इतना ध्यान रखना है कि कैलाश श्रेणी कहाँ है, तिब्बत में स्थित है। तो हमने बात करी कि काराकोरम श्रेणी सर्वोच्च चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर ऊंची ये चोटी है और पूरे भारत की सबसे बड़ी चोटी है। और अगर प्रश्न यूं आता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटी गार्डविन ऑस्टिन। अन्य चोटियां गसेरबुरुम, मसेरबुरुम और सियाचिन जो ग्लेशियर है, इसका 2/3 भाग तो भारत के पास है और 1/3 भाग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो इतने जो 1/3 भाग पर पीओके तक भारत के अंदर तक वो लोग आ गए थे और 1/3 भाग उन्होंने अपने कब्जे में अभी भी ले रखा है। अन्य ग्लेशियर्स की बात करें सियाचिन ग्लेशियर के अलावा तो बियाफो, हिस्पार, बाल्तोसो और चेमालंगमा ग्लेशियर, और ये चारों ग्लेशियर पीओके के अंदर है, यानी कि भारत की टेरिटरी से बाहर है। हालांकि भारत की टेरिटरी में है, पर उसमें किसका अधिकार कर रखा है, पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो काराकोरम के दक्षिण में समानांतर श्रेणी है। सर्वोच्च चोटी राकापोसी है, जो विश्व की सबसे तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीक्ष्ण ढाल, सबसे तीखी चोटी कौन सी है, राकापोश। और यहाँ पर हम एक दर्रा को बताया मैंने आपको, खारदुंगला, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वाहन योग्य दर्रा है। ये नुब्रा घाटी को सियाचिन से जोड़ता है। और काराकोरम और लद्दाख के मध्य लद्दाख का पठार है, जो ठंडे मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो जो लोग बाग घूमने जाते हैं वो लद्दाख के पठारी भाग में ही घूमते हैं। बोलते हैं लद्दाख में वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई देती है, आसपास एकदम भूरे कलर की रेतीली भूमि दिखाई देती है, तो वो लद्दाख का पठार है, जो एक ठंडा मरुस्थल है। यानी कि वो मरुस्थल है, अनुपजाऊ जगह है, जो किस किस के बीच में है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में। जास्कर श्रेणी, जो जास्कर श्रेणी है लद्दाख के दक्षिण में, यहाँ पर भी 2 दर्रे, फोतुला और बड़ा लापचा। फोतुला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बड़ा लापचा मंडी को लेह से। कैलाश श्रेणी जो है तिब्बत में स्थित है। तो ये हमने बात करी ट्रांस हिमालय की, जिसमें हमने 4 श्रेणियां देखी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण दर्रे और इनके बारे में जो भी तथ्य थे वो हमने जाने। आगे बढ़ते हैं, आगे हिमालय या फिर मेन हिमालय की बात करते हैं, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा नवीन वलित पर्वत है। और इसके आकार की बात करें तो ये चाप के आकार का है। जब हम चाप लगाते हैं तो उस तरह का चाप का आकार का ये है, और तेथिस सागर के स्थान पर इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी समय की बात करें तो जो टर्सरी कल्प है, जो आपने भौगोलिक समय सारणी पढ़ी होगी, तो उसमें जो नवीनतम युग है टर्सरी कल्प या तृतीय कल्प, वहां पर ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है, और अभी भी हिमालय निर्माणाधीन अवस्था में है। जैसे जैसे प्रायद्वीपीय भारत का भाग नीचे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जाती है कुछ सेंटीमीटर। तो समय जो है तृतीय कल्प के ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन काल में किसका उद्भव होता है, हिमालय का। और अल्पाइन पर्वत युग में, अगर पर्वत युग पूछें तो अल्पाइन पर्वत युग में इसका निर्माण हुआ है। अगर काल पूछे तो टर्सरी काल, टर्सरी काल में भी सब काल पूछे तो ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन काल। किसके स्थान पर निर्मित हुआ है, तो तेथिस सागर के स्थान पर। किस प्रकार का पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। आकृति किस प्रकार की है, चाप के आकार की इसकी पर्वती है। तो चाप का आकार बोल लो। और भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में है, तो पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत हिस्सा है, चीन में है, नेपाल में तो जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में ही स्थित है, भूटान, तो इन सब देशों में भी हिमालय का विस्तार है। चाप के आकार बोल सकते हैं, तलवार के आकार का बोल सकते हैं, धनुषाकार भी इसको बोल सकते हैं। और सिंटेक्शियल बैंड है इसके अंदर, मतलब बैंड का क्या मतलब है कि इस तरह से हिमालय फैला हुआ है, इस तरह से,
क्योंकि पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियां जो है उनका वो भी इसी का विस्तार माने जाते हैं, और आगे पूर्वांचल की पहाड़ियां भी इसका। तो इस तरह से एक धनुष की आकृति जो बनती है, इसे धनुषाकार या चाप का आकार, तलवार का आकार, इस तरह भी कह सकते हैं। तो लगभग 2500 किलोमीटर इसका विस्तार है, और औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और पूरा जो क्षेत्रफल है भारत का, इसमें 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। तो इतने सारे तथ्य हैं हिमालय से रिलेटेड। पर हमको हिमालय को पढ़ना कैसे है, तो हमें 3 तरह से इसको पढ़ेंगे। एक तो इसका लंबवत विभाजन हम करेंगे, एक प्रादेशिक विभाजन करेंगे, और पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में भी इसको पढ़ेंगे। तो 3 तरह से विभाजित करके हम पढ़ेंगे इसको, लंबवत, प्रादेशिक आधार पर, और पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में बांटकर। तो लंबवत आधार पर इसको समझते हैं कि लंबवत आधार पर हिमालय को किस प्रकार बांटा गया है। तो लंबवत में हम 3 प्रकार से इसको बांटेंगे। एक तो सबसे ऊपर वाला या फिर सबसे उत्तर में महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं, फिर मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी। तो इस तरह से इसका विस्तार है। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, 3 तरह से इसको बांटकर हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय को समझते हैं कि महान हिमालय की कौन कौन सी चोटियां है। तो हिमालय का जो सबसे प्रमुख भाग है वही महान हिमालय है, और इसी महान हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। और महान हिमालय के विस्तार को देखें तो नंगा पर्वत से, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां से नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहां तक इसका विस्तार है। तो इतने फुल लगभग 2500 किलोमीटर के विस्तार में ये फैला हुआ है। और यहाँ इस टॉपिक में हमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि इन चोटियों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली चोटी तो हो गई नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की स्थिति कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवन की स्थिति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बीच वाली पर्वत श्रृंखला को हमने ध्यान रखना है, तो जिसमें हमें सिक्किम में कंचनजंगा पता रहती है, क्योंकि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट का हमें पता ही है कि नेपाल में है। अब अन्य चोटियों को हम क्रमबद्ध तरीके से देखने वाले हैं। तो अन्य चोटियों को याद करने का क्या तरीका रहेगा कि सबसे पहले नंगा पर्वत, उसके बाद में आता है नंदा देवी। नंदा देवी के बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू। ये चारों किसमें है? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब प्रश्न यहाँ पर इस तरह भी आता है कि हिमालय की चोटियों को उनके ऊंचाई के घटते हुए क्रम में लिखें। तो सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा है। उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू, मकालू के बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी, फिर नामचा बरवा। इस तरह से अपन को ध्यान रखना है। इस तरह से अपन को क्या ध्यान रखना है कि कौन सी चोटी कैसे है। अब एक ट्रिक है, जैसे आलू डीएनए, आलू से मकालू, डीएनए से डी से धौलागिरी, एन से नंगा पर्वत और ए से अन्नपूर्णा। तो ये 4 चोटियों में अक्सर प्रश्न आता है। तो 4 चोटियों को तो अपन याद कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ही सही, उससे छोटी कंचनजंगा है। बाद में नंदा देवी और नामचा बरवा, इनको ध्यान रखना है। तो इन्हीं से क्रम डिसाइड हो जाएगा। आलू डीएनए, आलू मतलब मकालू, डी का मतलब धौलागिरी, एन का मतलब नंगा पर्वत और ए का मतलब अन्नपूर्णा। तो इस तरह से भी क्रम अपन ध्यान रख सकते हैं। तो हिमालय पर्वत में सबसे जो महान हिमालय है उसके बारे में हमने बात करी। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। अगर स्पेसिफिक देखें तो 8848.89 है, पर 8850 इसको लमसम मान लेते हैं। और 8598 है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। तो लंबवत आधार में पहला महान हिमालय की हमने बात करी। अब इस महान हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों को समझे। तो एक दर्रा है बुर्जिल दर्रा, दूसरा दर्रा है जोजिला दर्रा।
और बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा दोनों हैं जम्मू कश्मीर में स्थित। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा दोनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को कहीं और जोड़ेंगे। तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है? लेह से। और जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा तो पूरा का पूरा किस में है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश के दर्रों को हम देखें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हमें 5 दर्रे याद रखने हैं और इनका क्रम भी इसी तरह है। सीप किला, थांगला, माना, नीति, लिपुलेख। सीप किला, थांगला, माना, नीति, लिपुलेख। ऐसे बार बार रिपीट करोगे तभी इनके नाम याद हो पाएंगे। तो सीप किला जो दर्रा है ये तो हिमाचल प्रदेश में है और बाकी थांगला, माना, नीति, लिपुलेख ये सब किसमें है? उत्तराखंड में स्थित है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। तो हिमाचल प्रदेश, मैंने शायद गलत बोल दिया था पहले, हिमाचल प्रदेश में केवल सीप किला दर्रा है। बाकी ये चारों दर्रे थांगला, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ना होके कहाँ है? उत्तराखंड में। यूके को यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना है, यूके को उत्तराखंड समझना है। उसके बाद सिक्किम में 2 दर्रे, नाथुला और जेलेपला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रे, एक तो बोमडीला, एक यांगयाप दर्रा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अब इन दर्रों के बारे में महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है कि बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर को किसी और क्षेत्र से जोड़ेंगे तो किस किस को जोड़ता है? बुर्जिल पीओके को, और जोजिला किसको जोड़ता है? लेह को। उसके बाद जो सीप किला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो शिमला जो जगह है हिमाचल प्रदेश में उसको तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और जो भारत में सतलज नदी है उसका प्रवेश भारत में इसी दर्रे से होता है, सीप किला दर्रे से। तो स से सतलज और स से सीप किला, इस तरह इसको ध्यान रखना। अगला देखते हैं थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। चारों का क्रम इसी तरह ध्यान रखना है। चारों उत्तर से दक्षिण यही क्रम है। चारों का काम क्या है कि ये सब क्या है कि उत्तराखंड को कैलाश वाले क्षेत्र से, तिब्बत वाले क्षेत्र से जोड़ते हैं। तो सभी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेंगे, पर इसमें महत्वपूर्ण है माना और नीति दर्रा। तो माना और नीति दर्रा जो है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रयुक्त किया जाता है। और लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत और नेपाल के मध्य विवादित है, लिपुलेख दर्रा। क्योंकि अभी जो नवीनतम मानचित्र जारी किया नेपाल के द्वारा तो उसमें इस लिपुलेख दर्रे को वाला जो हिस्सा है इसको उन्होंने अपना हिस्सा बताया गया। तो हालांकि भारत ने उसके खिलाफ मांग उठाई है, पर वहाँ पे पॉलिटिकल इशू इस तरह है कि पहले तो इंडियन सपोर्टिव गवर्नमेंट थी, पर अभी ऐसा नहीं है। तो वो लोग क्या है कि उस चीज़ को मान नहीं रहे। और लिपुलेख जो, और उधर से चाइना भी उनका सपोर्ट कर रहा है, तो या तो क्या पता वो उन्हीं की चाइना की चाल हो। पर लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत और नेपाल के मध्य विवादित रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। और इन दर्रों का क्रम इसी तरह हमें ध्यान रखना है, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। चारों का काम क्या है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ना। चारों यूके में है, उत्तराखंड में है। और माना और नीति दर्रा जो है ये किसके लिए है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और ये जो दर्रा है ये एक घाटी पड़ती है सिक्किम में, चुम्बी घाटी। तो चुम्बी घाटी होते हुए तिब्बत को मार्ग देता है। तो भारत के लिए और चीन के लिए ये दर्रा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो बॉर्डर पे है और यहीं से जो है वो यात्रा भी चालू हुई थी कैलाश मानसरोवर की, और साथ में जो प्राचीन समय में यहाँ से व्यापार भी किया जाता था। तो भारत और चीन के लिए ये दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, सामरिक महत्व है इसका। और भारत और चीन के जो युद्ध में, जब 1962 में युद्ध हुआ था तो इसको बंद कर दिया गया था, पर 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि ये जो दर्रा था, हालांकि जो भारत का पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर
ये तो थोड़ा सा भाग है भूटान के नीचे, इसको चिकन नेक भी बोलते हैं, कि थोड़ा सा जो पास है। तो चीन चाहता है कि इधर कब्जा कर ले, तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क है वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती रहती है। तो नाथुला जो दर्रा है ये हमें ध्यान रखना है, सिक्किम में है, तिब्बत को जोड़ता है, चुंबी घाटी होते हुए यहाँ से तिब्बत का मार्ग है, और भारत और चीन के लिए ये महत्वपूर्ण दर्रा है। 1962 में नाथुला को बंद कर दिया गया था युद्ध में, और 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया। हालांकि 2015 में इस दर्रे को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी खोला गया था। तो ये है। उसके बाद जेलेपला जो दर्रा है ये भी सिक्किम में है, ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रे, बोमडीला और यांग्याप। बोमडीला भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, और यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और ये जो यांग्याप दर्रा है इसी से ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवेश है वो भारत में होता है। जैसे हमने बात करी थी कि जो सीपकला दर्रा है वहां से सतलज नदी का प्रवेश होता है, उसी तरह यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में होता है। तो हमने समझ लिया कि बुर्जल दर्रा भारत और पीओ को क्यों जोड़ता है, जो जिला श्रीनगर और लेह को, सीप किला शिमला को तिब्बत से सतलज नदी का प्रवेश है, थांगला माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड में है, तिब्बत को जोड़ते हैं उत्तराखंड से, माना और नीति दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा है तो प्रयोग होता है, नाथुला और जेलेपला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ते हैं, और यांग्याप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है वो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। आगे देखते हैं अगला जो भाग है मध्य हिमालय, या फिर जिसको हम लघु हिमालय बोलते हैं। तो मध्य हिमालय जो है वो दक्षिण में है महान हिमालय के, और उसके समानांतर है। जैसे यहाँ पर महान हिमालय तो फिर मध्य हिमालय उसके समानांतर श्रेणी है। और मध्य हिमालय का जो उत्तरी ढाल है, उत्तरी वाला भाग है, जैसे ये नॉर्थ वाला भाग है, इसका जो ढाल है वो कम है, और यहाँ पर मैदानों का निर्माण हो चुका है। तो इन मैदानों को जो उत्तराखंड है वहाँ पर पयाल या फिर बुग्याल कहा जाता है। तो उत्तर में कम ढाल है, तो कम ढाल पे जो जगह है वो समतल थोड़ी लगेगी, और समतल पे किसका निर्माण किसको बोला जाता है, मैदानी वाले क्षेत्रों को बोला जाता है। तो मैदानों का निर्माण हो गया, जिसको उत्तराखंड में क्या है बुग्याल या फिर पयाल कहा जाता है। और उन्हीं मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या फिर पयाल। जैसे हम प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो गुलमर्ग सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में है। तो जहाँ पर मर्ग शब्द आया वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और जहाँ पर पीछे ताल ला इस टाइप की चीजें आ रही है वो उत्तराखंड में। तो बुग्याल और पयाल कहाँ पे कहा जाता है, उत्तराखंड में। तो शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थल है। मसूरी और नैनीताल उत्तराखंड में, और दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो ये सब लघु हिमालय पर्वत श्रेणी में है चारों, जो अपन ने बात करी पर्यटन स्थल। तो प्रमुख पर्यटक स्थलों में गुलमर्ग और सोनमर्ग दोनों जम्मू कश्मीर में है, जैसा कि हमने बताया। एक और प्रमुख पर्यटक स्थल है शिमला, जो हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी और नैनीताल उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। तो लघु हिमालय में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल और उनका स्थिति कहाँ पर है वो हमने बात करी। गुलमर्ग सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, मसूरी और नैनीताल उत्तराखंड, और दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो लघु हिमालय जो है, अगर इसकी महान हिमालय से तुलना की जाए तो सबसे पहले हमने देखा था कि महान हिमालय के समानांतर श्रेणी है दक्षिण में, परंतु जो महान हिमालय वो एक सतत श्रेणी है। सतत श्रेणी का क्या मतलब है कि लगातार एक कंटिन्यूअस श्रेणी है पूर्व से पश्चिम तक। परंतु जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है ये सतत श्रेणी नहीं है, ये बहुत सारी श्रेणियों के रूप में है, फिर उनके बीच में गैप है, तो पूरी तरह से एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। और यहाँ पर जो सतत श्रेणी ना होने के कारण अलग अलग श्रेणियां बनी, उनको हम समझेंगे अब। तो उनमें कुछ श्रेणियां हैं, जैसे एक तो पीर पंजाल श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है, और यहीं पर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा।
बनिहाल दर्रा मैंने पिछले स्लाइड में भी मेंशन किया था, 1-2 स्लाइड पहले, पर वहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पर और क्या तथ्य हैं बनिहाल दर्रे से संबंधित। तो बनिहाल दर्रे से एक तो NH-44 गुजरता है और जवाहर सुरंग का जो निर्माण है वो भी यहीं पर हुआ था। तो बनिहाल दर्रे से संबंधित 2 तथ्य हमको ध्यान रखने हैं। पीर पंजाल श्रेणी या फिर जम्मू कश्मीर में स्थित है ये दर्रा। उसके बाद अगली जो श्रेणी है वो है धौलाधर श्रेणी, और धौलाधर श्रेणी जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। साथ में यहाँ पर एक पास है, एक दर्रा है जिसे रोहतांग दर्रा कहते हैं, और रोहतांग दर्रे से एक टनल गुजरती है जो है जिसका नाम है अटल टनल, जो हाल ही पिछले कुछ सालों में जिसका उद्घाटन हुआ था, जिसका निर्माण हुआ था। और अटल टनल और रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे की एक खास बात यह है कि रावी नदी यहीं से निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है धौलाधर श्रेणी, रोहतांग दर्रा स्थित है, यहाँ से रावी नदी निकलती है। और एक और तथ्य है कि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य ही अटल टनल है। मतलब हालांकि इसका ओरिजिन किस किस को जोड़ने के लिए हुआ है, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में इसको निर्माण किया गया है, पर रोहतांग दर्रे के वहीं क्या है, अटल टनल है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगली श्रेणी है मसूरी व नागटिब्बा श्रेणी। मसूरी और नागटिब्बा दोनों उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड में स्थित है। उसी तरह कुछ और श्रेणियां हैं जैसे महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है, डोकिया पर्वत सिक्किम में है, और ब्लैक माउंटेन भूटान में। हालांकि जो लघु हिमालय या फिर जो मध्य हिमालय जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को नेपाल में महाभारत कहा जाता है, उसको नेपाल में महाभारत श्रेणी कहा जाता है। सिक्किम में इसको डोकिया पर्वत कहा जाता है, डोकिया पर्वत। और भूटान में इसका अलग नाम है जिसका नाम है ब्लैक माउंटेन, वो भी किसी का नाम है, मध्य हिमालय का विस्तार को ही भूटान में ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। तो ये कुछ तथ्य हैं, हालांकि बहुत सारे तथ्य हैं इसमें। तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपको कि मध्य हिमालय सतत रूप में श्रेणी नहीं है, टुकड़ों में ये है, और जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल श्रेणी के रूप में ये चालू होती है। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है जहाँ पर बनिहाल दर्रा अवस्थित है, और NH-44 और जवाहर सुरंग यहाँ से गुजरती है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश से, जहाँ रोहतांग दर्रा है जहाँ से रावी नदी का उद्गम है, रावी नदी निकलती है, और अटल टनल जो है यहाँ पर अवस्थित है। मसूरी और नागटिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में है, महाभारत नेपाल में कहा जाता है, डोकिया सिक्किम में, और ब्लैक माउंटेन भूटान में। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें एक साथ पूछ ली जाती है। तो ये हो गई प्रमुख श्रेणी। और हमने पर्यटक स्थलों की बात कर ही ली कि मसूरी और नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश, और गुलमर्ग सोनमर्ग जो घाटियां हैं वो जम्मू कश्मीर में। अब इसका और रूप देखें तो हमने जैसे देखा कि महान हिमालय, फिर उसके दक्षिण में लघु हिमालय, और लघु हिमालय में जो श्रेणियां हैं पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत नेपाल में, डोकिया सिक्किम में, ब्लैक माउंटेन भूटान में। अब महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं, उन घाटियों को देखिए तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी ये तो नेपाल में आ जाएगी, और ये जो घाटी है कांगड़ा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, कांगड़ा घाटी। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, और कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इस तरह से कुछ घाटियां हैं जो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, डोकिया और ब्लैक माउंटेन, ये हमको प्रमुख तथ्य ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, और जो सबसे दक्षिणतम और नवीनतम भाग जो है हिमालय का, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने महान हिमालय को देखा और उसके विस्तार, उसकी प्रमुख चोटियां, फिर लघु हिमालय की बात की। अब शिवालिक श्रेणी को हम देखते हैं जिसको उप हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी भी बोलते हैं। फिर इसके बाद भारत के मैदान आ जाते हैं।
तो शिवालिक श्रेणी सबसे दक्षिणतम हिमालय है, जिसको उप हिमालय भी कहा जाता है। इसका जो पूर्वी भाग है उसको द्वार कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग को द्वार का, जैसे लघु हिमालय में हमने बात करी थी कि जो मैदानी क्षेत्र थे उनको मर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर में, और पयाल या फिर बुग्याल कहा जाता था उत्तराखंड में। उसी तरह इसी शिवालिक श्रेणी को का जो पूर्वी भाग है उसको द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार। और पश्चिमी भाग को दून कहा जाता है। और इन्हीं को जो सफिक्स के तौर पर यूज करके वहाँ के जगहों के नाम हैं, जैसे हरिद्वार, निहांग द्वार, ये पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग में देखें तो देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून, तो इस तरह से नाम है। तो ये तथ्य भी हमको ध्यान रखना है कि शिवालिक श्रेणी में और ज़्यादा कोई तथ्य नहीं है, बस यही तथ्य है जो महत्वपूर्ण है कि द्वार और दून कहाँ पे कहा जाता है, और दक्षिणतम भाग है और सबसे छोटा भाग है। अब हिमालय के विभाजन को हमने देखा, पर हिमालय के बीच में कुछ भ्रंशन भी हैं। उन भ्रंशन के बारे में देखेंगे कि हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख भ्रंश कौन से हैं। भ्रंश से क्या तात्पर्य है कि आसपास का भाग तो ऊपर उठा हुआ और बीच वाला भाग जो धंसा होता है उसको हम भ्रंश कहते हैं। तो उसी को हम देखेंगे। तो सबसे हमने पहले ऊपर सबसे ऊंचा हिमालय, या फिर जिसमें केटू, गोडविन, ऑस्टिन चोटी थी और काराकोरम दर्रा था, तो ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर हमने बात करी थी। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य वाला जो क्षेत्र है उससे बोलते इंडो सांगपो सचर जोन। क्या बोलते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन उसको कहा जाता है। अब इंडो सांगपो सचर जोन क्यों कहा? क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय वाला क्षेत्र है, इसके बीच में दो महत्वपूर्ण नदियां, एक तो कैलाश मानसरोवर से जो निकलती है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो पूर्वी दिशा में बहते हुए यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। पर इंदस वैली भी यहीं से इंदस वैली क्या बोल रहा हूँ, इंदस रिवर जो है, सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है। तो इंडो से तो इंदस हो गया या फिर सिंधु नदी, और सांगपो से ब्रह्मपुत्र। तो इन्हीं के नाम पर इंडो सांगपो सचर जोन इसका नाम दिया गया। उसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो भ्रंश है उसको बोलते हैं MCT या फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखने का क्या तरीका है कि एकदम सेंटर में है महान हिमालय और मध्य हिमालय के एकदम सेंटर में, इसलिए इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट या फिर मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहा जाता है। उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य जो भ्रंशन है उसको MBT मेन बाउंड्री फोल्ट कहा जाता है या फिर मुख्य सीमांत भ्रंश कहते हैं। तो ये तो हिमालय के हो गए भ्रंशन। अब हिमालय से थोड़ा नीचे चलते हैं तो मैदानी भाग और हिमालय जो अलग होता है उसको HT कहा जाता है या फिर हिमालय भ्रंश कहा जाता है। तो और मैदानी भागों के बाद विंध्याचल चालू हो जाता है, और विंध्याचल के अगर थोड़ा पश्चिम में जाए या फिर उत्तर पश्चिम में जाएं तो अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में स्थित है वो आ जाती है, और अरावली के जो पूर्वी भाग है उसमें जो भ्रंश है उसे GBT या फिर ग्रेट बाउंड्री फोल्ट या फिर महान सीमांत भ्रंश कहा जाता है। GBT ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या फिर महान सीमांत भ्रंश। तो अरावली के पूर्व में ये भ्रंशन है। और अगर पूर्वी क्षेत्र में देखें तो मेघालय का जो पठार है और हिमालय वाला क्षेत्र है, इनके बीच में जो भ्रंशन है उसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख भ्रंशन हैं जिनको पूछ लिया जाता है और काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर दक्षिणतम भ्रंश इंडो सांगपो सचर जोन, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश, MBT मेन बाउंड्री फोल्ट या मुख्य सीमांत भ्रंश, फिर सबसे नॉर्थ में हिमालयन भ्रंश, और अरावली के पूर्व में महान सीमांत भ्रंश या फिर GBT, और मालदा भ्रंश है मेघालय के जो है पश्चिम क्षेत्र में, मेघालय के पठार के। तो ये प्रमुख भ्रंशन हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो हिमालय से रिलेटेड ये प्रमुख भ्रंश है। अगर हिमालय को लंबवत विभाजन अपन करते हैं तो ये भ्रंश हमको देखने मिलते हैं। लंबवत विभाजन हमने देख लिया कि ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय में हमने
लद्दाख, जास्कर और काराकोरम श्रेणी की बात करी थी, और कैलाश श्रेणी की बात करी थी जो तिब्बत में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम देखते हैं, जो कि वर्गीकृत किया गया था सिडनी बुराड द्वारा। तो सिडनी बुराड का हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। और उन्होंने ये विभाजन का जो आधार है वो नदियां घाटियां ली, नदियों को लिया कि जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है उनको उस तरह से नाम दिया गया। तो इसको हम एक टेबल से समझेंगे कि 4 प्रकार से उन्होंने हिमालय को बांटा। एक तो पंजाब हिमालय, एक कुमाऊं हिमालय, एक नेपाल और आसाम हिमालय। क्योंकि नदियों का विस्तार था, जैसे सिंधु और सतलज नदियों के मध्य वाला जो क्षेत्र है उसको तो पंजाब हिमालय नाम दिया गया। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी, मतलब सिंधु से सतलज आ गए, फिर सतलज से आगे बढ़े पूर्व की दिशा में, तो काली नदी वाला जो क्षेत्र है उसे कुमाऊं हिमालय। काली से तिस्ता नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच वाला क्षेत्र असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इनकी लंबाइयों की बात करें तो सबसे जो लेंथ है वो नेपाल हिमालय की लगभग 800 किलोमीटर, असम हिमालय सेकंड नंबर पे 750 किलोमीटर। क्योंकि नेपाल वाला जो क्षेत्र है वो एक सतत क्षेत्र है, काफी लंबा क्षेत्र है, और असम वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के विस्तार के कारण सेकंड नंबर पे है। उसके बाद है सिंधु सतलज के बीच वाला क्षेत्र जो पंजाब हिमालय का भाग है, और सबसे अंतिम या सबसे छोटा जो हिमालय है लंबाई के आधार पर वो कुमाऊं हिमालय। अब कौन कौन से राज्यों में ये फैला हुआ है, तो पंजाब हिमालय जो है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में, नेपाल हिमालय नेपाल में, और असम हिमालय असम और अरुणाचल प्रदेश में। पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी केटू और नंगा पर्वत है। केटू गार्डविन ऑस्टिन की बात करी थी हमने, और नंगा पर्वत है। नंदा देवी है कुमाऊं हिमालय की। नेपाल हिमालय की माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। और जैसे ही हमने हिमालय का विस्तार देखा था तो हमने बोला था कि नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक हिमालय फैला हुआ है। तो 2 चोटियां तो दोनों हिमालय में आई जाएगी, बीच वाली चोटियां नेपाल में हमें ध्यान ही रहती है क्योंकि एवरेस्ट नेपाल में है, और कंचनजंगा भी नेपाल हिमालय का भाग है, हालांकि स्थित सिक्किम में है, पर हम एक हिमालय के विस्तार को समझ रहे हैं। तो हिमालय का विस्तार जो है वो पूरा नेपाल में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय नाम दिया गया। तो ये था सिडनी बुराड का प्रादेशिक विभाजन। आगे बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। और पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं इनका जो निर्माण है वो भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ। क्योंकि जब 2 प्लेटें आपस में, प्लेट टेक्टोनिक जब सिद्धांत है, तो 2 प्लेटें जब आपस में आके टकराती है तो एक प्लेट का भाग ऊपर और एक प्लेट का भाग नीचे धंस जाता है, और यहीं पर जो है पर्वतों का, वलत पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस तरह से पूर्वांचल की पहाड़ियों का भी निर्माण हुआ है, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है और बर्मा प्लेट है इन दोनों का अभिसरण हुआ तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ। और ये किसका जो है, किसका भाग माना जाता है, ये भी हिमालय का ही भाग माना जाता है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये तो हिमालय का भाग है जो हमने पढ़ लिया, और हिमालय का भाग के अगर हम पूर्व में जाएं तो दक्षिण पूर्व मोड़ के बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां चालू हो जाती है, और पश्चिम भाग में देखें तो उत्तर पश्चिम मोड़ के बाद पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियां है। तो हिमालय के दक्षिण पूर्व मोड़ पर दक्षिण प्लेट, इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट, या उसको माम्यार प्लेट भी कहते हैं, उनके अभिसरण से पूर्वांचल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ। और ये जो मोड़ है पूरा, ये जो आकृति है, इसको बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड या फिर हेयर पिन मोड़। जो सर पे लगाने वाला पिन होता है, हेयर पिन, उसके समान ये आकृति दिखाई देती है। तो ये एक हेयर पिन मोड़ या फिर इसको सिंटेक्सियल बेंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो उत्तर पश्चिम मोड़ है और दक्षिण पूर्व मोड़ है, मतलब हिमालय इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो एक मोड़ की तरह है, इसलिए इसको सिंटेक्सियल बेंड या फिर हेयर पिन फोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब पूर्वांचल की श्रेणियों में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है उनको हम देखते हैं। तो
यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें तो ये बलुआ पत्थर से निर्मित है और अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर। और साथ में 4 पहाड़ियों के नाम हमें ध्यान रखने हैं। एक तो पटकोई बूम, एक नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़। तो अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम और यहाँ पर एक दर्रा है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल और म्यांमार जो कंट्री है दोनों को आपस में जोड़ता है। नागालैंड में जो पहाड़ियों का विस्तार है उसे नागा पहाड़ियाँ, और यहाँ पर एक प्रमुख पर्वत है, प्रमुख चोटी है माउंट सारामती, नागा पहाड़ियों की। मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुर में है और यहाँ पर एक दर्रा है तीजू दर्रा जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। और सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं मिजो पहाड़ियाँ, जिनको लूसाई की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो बलुआ पत्थर या फिर बालू पत्थर से निर्मित ये पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। साथ में इनका क्रम महत्वपूर्ण है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखना है इनका। पटकोई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर और लूसाई की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं तो ये हमने हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों को यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को खत्म कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अगला जो भौतिक प्रदेश है मैदानी भाग। तो मैदानी भाग जिसका निर्माण प्लास्टोसीन काल में हुआ और ये भी 33 सागर के स्थान पर निर्मित है। हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत को जो है अलग करता है और नदियों के जमाव से ये इसका निर्माण हुआ है। जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आती है उसी के जमाव से मैदानों का निर्माण होता है। तो मैदानों का निर्माण प्राचीन 33 सागर के स्थान पर हिमालय और प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियों के अवसादों या जलोढ़ के जमाव से हुआ है। मैदानों को हिमालय का वरदान भी कहा जाता है क्योंकि भारत में जो सर्वाधिक उपजाऊ भाग है यही है, और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं और वहाँ से जो उतरती है नदियां तो मैदानों में उतरती है और मैदानों में ये जलोढ़ लेके आती है। और इसी उपजाऊ जलोढ़ पे भारत की जो महत्वपूर्ण कृषि है, जो चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन है, वो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। और इन मैदानों का विस्तार हिमालय के समानांतर लगभग पूरा हिमालय जैसे 2400 किलोमीटर है तो पूरा इनका एकदम बढ़िया से विस्तार है 2400 किलोमीटर तक। और 150 से 500 किलोमीटर की इनकी चौड़ाई है। तो पश्चिम में जो विस्तार है अधिक है और पूर्व में 150 किलोमीटर तक है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर इसके अंतर्गत आता है, मैदानों के अंतर्गत। तो भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर किसके अंदर है, मैदानों द्वारा जो क्षेत्र है वो निर्मित किया गया। तो मैदानों को हम समझेंगे तो ये तो हमने बेसिक बात करी कि 33 सागर के स्थान पे ही प्लास्टोसीन काल में निर्मित जो मैदानी क्षेत्र है वो किसका वरदान बोला जाता है इनको, हिमालय का वरदान। क्योंकि हिमालय पर्वत से जो नदियां उतरती है वो अपने साथ जलोढ़ लेके आती है और वही ये जलोढ़ जो है मैदानों का निर्माण करने में सहायक है। अब यहाँ पर हम मैदानों को 2 आधार पर बांटेंगे, एक तो निर्माण के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। तो निर्माण के आधार पर हम देखेंगे कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण के आधार पर मैदानों को देखते हैं तो सबसे पहले एक टोपोग्राफी समझेंगे कि पहाड़ से अगर नदी उतरती है, मान लो जब नदी पर्वतों से उतरती है और मैदानों में आती है तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, चट्टानी टुकड़े ये सब बहा कर लाती है। तो मैदानों के जिस भाग में इनका जमाव होता है, जैसे ये पहाड़ से उतरी और पहाड़ से उतरते इनका यहाँ पर जमा हो जाएगा कंकड़ पत्थरों का, तो इन्हीं जमाव को, ये जो जमाव होता है, ये जो क्षेत्र है इसको भाबर कहा जाता है, भाबर। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंकड़ पत्थर जहाँ होंगे, चट्टानें जहाँ होंगी, वो भाग उपजाऊ नहीं होगा, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि कंकड़ पत्थरों में कृषि नहीं होती है। तो भाबर जो वाला जो क्षेत्र है वो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता। अब हमने देखा है कि जो नदियों के पत्थर होते हैं एकदम गोल हो जाते हैं क्योंकि जब वो टकराते हुए आते रहते हैं तो उनका आसपास जो है अपर्दन होता है और उनकी शेप एकदम जो है शंकुओं की तरह या छोटे छोटे लोढ़ियों की तरह हो जाती है। तो वो जो कंकड़ पत्थर और चट्टानों का जो जमाव होता है वो एक शंकु के रूप में हो जाता है। उस शंकु को क्या बोलते हैं, जलोढ़ शंकु। तो जल के द्वारा ओढ़ के लाया गया जो पत्थर कंकड़ वगैरह जो हैं उनको जलोढ़ शंकु कहा जाता है क्योंकि जल के द्वारा ओढ़ कर लाया गया, जल, नदी के जल द्वारा। और
बहुत सारे जो जलोढ़ शंकु एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं तो उनको हम जलोढ़ पंख कहा जाता है। अनेक जलोढ़ शंकुओं को क्या कहा जाता है? जलोढ़ पंख। तो सबसे पहला क्षेत्र नदियों द्वारा जो निर्मित है वो है भाबर। हम निर्माण के आधार पर बढ़ रहे हैं मैदान, तो पहले प्रकार के मैदान किस प्रकार के? भाबर प्रकार के। और भाबर प्रकार के मैदानों की एक विशेषता ये भी है कि मान लो कंकड़ पत्थरों का जमाव हो गया यहाँ पे बहुत सारे, और कंकड़ पत्थरों के जमाव के कारण जो नदी है वो पत्थरों के नीचे से बहती है। तो पत्थरों के नीचे तो वहाँ ऐसा लगता है कि नदी का प्रवाह एकदम गायब सा हो जाता है, क्योंकि पत्थरों के नीचे घुस के वो बह रही होती है। तो ये भी एक विशेषता है भाबर मैदानों की कि वहाँ पर नदी का जो ओरिजिनल बहाव है वो दिखता नहीं है, वो उसके अंदर अंदर बहती रहती है। इससे आगे थोड़ा चलें तो जो जिस प्रकार के मैदान के निर्माण होता है उसे तराई बोला जाता है। भाबर के बाद किसका निर्माण होगा? तराई। तो नदियां भाबर से निकलकर रेतीले मैदानों में आती है और दलदली भाग का निर्माण करती है। तो दलदली क्षेत्र कौन सा हो गया? तराई। पहले तो सॉलिड पत्थर थे शंकु, जिनको हमने बोला जलोढ़ शंकु। फिर आगे चल के थोड़ा दलदली भाग, क्योंकि वहीं पे सारा जो पत्थर तो वहीं पे इकट्ठे हो गए, और बाकी जो बारीक मिट्टी है उनसे दलदली भाग का या रेतीले मैदानों का निर्माण होगा। और ये भी जो क्षेत्र है, क्योंकि रेतीली जगह है और दलदली जगह है, तो यहाँ पर भी कृषि करना उतना उपयुक्त नहीं होता, तो अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है। पर यहाँ पर कृत्रिम कृषि की जा सकती है, क्योंकि दलदली भाग को सुखाकर वहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। तो गन्ना उगाया जा सकता है, क्योंकि गन्ने को अधिक पानी में गन्ना उगता है, और दलदली भाग को थोड़ा बहुत सुखाकर यहाँ पर कैसी कृषि की जा सकती है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे वाले क्षेत्रों को, आगे वाले मैदानों को बांगर या खादर कहा जाता है। कि जब नदियां तराई से निकलती है और विशाल मैदानों में आती है, तो जो पुरानी मिट्टी जो नदियों के द्वारा प्राचीन समय में लाई गई थी उसको तो हम बोलते हैं बांगर, और जो नई मृदा जो लाई जाती है नदियों के द्वारा उसे बोलते हैं हम खादर। तो खादर और बांगर किस तरह के मैदान हैं कि जब नदियां तराई से निकलकर विशाल मैदानों में आती है, तो इसके द्वारा प्राचीन समय में निर्मित मैदान, जो पुराने मैदान निर्मित किए गए हैं जहां वर्तमान में नदियां का पानी नहीं पहुंच पाता, जो प्राचीन मैदान है, क्योंकि उनका बहाव तेज होगा तो पानी पहुंचेगा, अगर बहाव तेज नहीं है तो पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा, और वहां पर नया जो मिट्टी है उसका जमाव नहीं होगा। मतलब अब पुरानी मिट्टी ही पड़ी हुई है, जिसको पुरानी चीज को हम क्या बोलते हैं? भंगार का सामान। तो इसको ऐसे ही ध्यान रखना है कि बांगर किसको कहा जाता है कि एक तरह से भंगार, मतलब पुराना चीज है, मतलब मिट्टी जो पुरानी लाई गई थी पिछले कुछ सालों में, जहां मिट्टी लाई गई थी वो बांगर है, और जो नई मिट्टी लाई गई है नदियों के द्वारा वो खादर। ठीक है। तो बांगर जो है वहाँ गहन कृषि प्रणाली वाला जो सिस्टम है वो किया जाता है। तो यहाँ पर भी बांगर को हम दो भागों में बांटते हैं। दो तरह की मिट्टियाँ यहाँ पर होती है, एक तो रेह या फिर कल्लर, एक भूड़। ये दो शब्द बहुत महत्व। भूड़ क्या होता है कि अगर अत्यधिक सिंचाई करेंगे किसी क्षेत्र की, क्योंकि बांगर जो है अनुपजाऊ हो चुकी है, क्योंकि बांगर पुरानी मिट्टी है और यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई की जाती है, तो इसके ऊपरी परत बह जाने पर जो कंकड़ पत्थर वाली मृदा बचती है उसे भूड़ कहा जाता है। तो अत्यधिक सिंचाई से ऊपरी परत बह जाने के कारण बची कंकड़ वाली मृदा को क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। तो ये कंकड़ीली मृदा क्या है? भूड़ है। और रेह और कल्लर क्या है कि अत्यधिक उर्वरक और रसायनों का प्रयोग से निर्माण से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे रेह और कल्लर कहा जाता है। अच्छा, उर्वरकों का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया? क्योंकि ये अनुपजाऊ हो चुकी है। जो नई मिट्टी आती है नदियों के साथ वो तो खादर होती है, जो बहुत अधिक उपजाऊ होती है, और उसमें इतना अधिक उर्वरक और रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती। पर भांगर जो मिट्टी है जिसका एक प्रकार है रेह और कल्लर, वहां पर क्या है कि उर्वरकों का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है ताकि पैदावार अधिक हो सके, और उर्वरक और रसायन छिड़काव के उपयोग से उस मिट्टी को हम रेह या फिर कल्लर नाम दे देते हैं। तो निर्माण के आधार पर पहले भाबर मैदान, फिर तराई मैदान, फिर बांगर और खादर मैदान हमको ध्यान रखने हैं। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, रे, कल्लर और भूड़, ये शब्दावली भी हमको ध्यान रखनी है। और नदियों का जो अंतिम छोर है जो किसका निर्माण करता है? डेल्टा क्षेत्रों का निर्माण करता है, जो जहां पर नदियां सागर से मिलती है। तो डेल्टा क्या होता है कि जब नदियां सागर से मिलने वाली होती है तो वहां पर बहुत सारी पतली पतली वितरिकाओं में टूट जाती है, और वहां पर एक दलदली भाग का निर्माण हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। तो इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है।
तो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो अपने बांग्लादेश और भारत का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर जो फैला हुआ क्षेत्र है, तो वो गंगा के नदी के द्वारा निर्मित किया गया डेल्टाई क्षेत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के वहीं पर वह है। तो दो नदियां महत्वपूर्ण है वहाँ पर, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और दोनों के द्वारा ये डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण किया गया। हालांकि अब अपवाह तंत्र में उस चीज़ को देखेंगे। तो ये मैदान है जो हमने बात करी निर्माण के आधार पर। अब बढ़ते हैं प्रादेशिक आधार पर मैदानों को पढ़ते हैं। तो प्रादेशिक आधार पर पहला जो मैदान का प्रकार है वो सिंधु सतलज के मैदान, या फिर जिसको हम बोलते हैं पंजाब वाला क्षेत्र। पंजाब मतलब 5 आब है यहाँ पर, मतलब 5 नदियों के द्वारा, मतलब यहाँ पे यूँ समझो कि आब क्या होता है कि 2 नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको आब कहते हैं। 2 नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे आब कहते हैं, और 2 नदियाँ हैं तो उसको हम 2 आब बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंधु सतलज के मैदान में 5 नदियाँ, इसलिए इसको पंजाब नाम दिया गया। ठीक है, तो पंजाब 5 आब वाला क्षेत्र है। सिंधु, इसमें जो सबसे पहले जो आपकी बात हम करेंगे वो सिंधु सागर आब। सिंधु सागर आब किस कौन कौन सी नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम। तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में सबसे जो बड़ा आब है 5 आब में, वो है सिंधु सागर या फिर सिंध सागर। तो सिंधु नदी और झेलम नदी, इनके बीच वाला क्षेत्र को क्या बोला हमने? आब या फिर 2 आब। 2 नदियों के बीच में 2 आब हो गया, तो सिंधु सागर 2 आब किसके बीच में? सिंधु और झेलम। झेलम और चिनाब नदियों के मध्य छाछ, इसको क्या बोलते हैं? छाछ। ठीक है, छाछ। उसके बाद रावी और चिनाब के बीच में है जो 2 आब वाला क्षेत्र, उसको हम बोलते हैं रेचना या फिर रेतना, भी इसका नाम कहीं कहीं लिखा है किताबों में, तो रेचना हमको ध्यान रखना है। रावी और व्यास के मध्य बारी, व्यास और सतलज के मध्य बिस्त, सतलज नदी और घग्गर नदी के बीच में मालवा का मैदान, और घग्गर और यमुना के बीच में हरियाणा भिवानी बांगर। ये इनके नाम हैं। तो 2 नदियों के बीच वाला क्षेत्र को हमने बोला दोआब क्षेत्र, और दोआब क्षेत्र में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण 5 दोआब की बात कर रहे हैं: सिंध सागर, छाछ, रीचना, बारी और बिस्त। यही सिंधु सतलज के मैदानों के अंदर आने वाले पंजाब यानी 5 आब। बाकी के जो, अगर अपन थोड़ा नॉर्थ में भी चलें तो मालवा का मैदान जो घग्गर नदी और सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र है, और हरियाणा भिवानी बांगर जो है यमुना और घग्गर के बीच वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर विशेषता क्या है इन आबों की, कि जो सिंध सागर दोआब क्षेत्र है ये सबसे बड़ा है 5 आब में, और जो छाछ वो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा तो हो गया सिंध सागर, ये सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा छाछ। अब इनकी अवस्थिति देखिए, तो सिंध सागर दोआब क्षेत्र पाकिस्तान में है, छाछ भी पाकिस्तान में है, रेचना इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में है, बारी जो भी इंडिया पाकिस्तान में है, और बिस्त वाला क्षेत्र केवल इंडिया में स्थित है। तो ये इनकी अवस्थिति हो गई। तो हम प्रादेशिक आधार पर मैदानों का विभाजन पढ़ रहे हैं, जिसमें सिंधु सतलज के मैदान के बारे में हमने बात करी, जो इसको हम पंजाब बोलते हैं। उसमें राजस्थान के मैदान भी आते हैं, गंगा का मैदान की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे। ये प्रमुख मैदानी क्षेत्र है जो इन नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। आगे देखते हैं गंगा के मैदान। तो गंगा नदी के और इसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है, इनको बोलते हैं गंगा के मैदान। और इनको भी बहुत सारे मैदानों में अलग अलग बांटा गया है, क्योंकि जब गंगा नदी निकलती है तो जैसे ही वो दिल्ली से होकर गुजरती है, तो दिल्ली के पूर्व वाला जो हिस्सा है जिसको रोहिलखंड का मैदान कहा जाता है। उसके बाद आगे चलें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाला जो क्षेत्र है उसको अवध का मैदान कहा जाता है। बिहार में चलें तो बिहार में जो उत्तर वाला हिस्सा है उसको तो मिथिला का मैदान, और दक्षिण वाला हिस्सा उसको मगध का मैदान कहा जाता है। आगे चलते हैं तो आगे गंगा में 2 प्रमुख नदियां मिलती है, एक तो कोशी नदी, एक महानंदा नदी। और कोशी और महानंदा के बीच वाला जो भाग है उसे बारिद का मैदान कहा जाता है। उसके बाद ये एक वितरिका हुगली में टूट जाती है। उसके बाद एक नदी दामोदर नदी यहाँ पर आके मिलती है,
और दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे रार का मैदान कहा जाता है। तो ये बहुत सारे मैदानी क्षेत्र है जिसके द्वारा गंगा के मैदानों में हमको देखने को मिलते हैं। और सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र यही है और सबसे अधिक कृषि कार्य, गन्ना उगाना, चावल, गन्ना, वर्ष भर जूट उगना, ये सब यही इसी क्षेत्रों में होता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र भी यही है भारत का, और सर्वाधिक उपजाऊ मैदान भी यही है गंगा के मैदान। क्योंकि बहुत सारी वितरिकाएं या फिर इनमें मिलने वाली सहायक नदियां इसमें मिलती है और बहुत सारी नदियां भी इससे निकलती है। तो उन नदियों के द्वारा जो नवीनतम मिट्टी का जमाव यहाँ पर होता है, और वो जमाव जो है वो इतना अधिक उपजाऊ है फसलों के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी अधिक कृषि क्रियाएं की जाती है। तो चावल का अत्यधिक उत्पादन, साथ में गन्ने का बहुत अधिक उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। तो हमें चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि गंगा के मैदान दक्षिणी जो दिल्ली के पूर्वी भाग में है रोहिलखंड का मैदान कहा जाता है, लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश में इसको अवध का मैदान, बिहार के उत्तर में तो मिथिला का मैदान और दक्षिण में मगध का मैदान, कोशी और महानंदा नदियों के बीच में बारित का मैदान है, और दामोदर और स्वर्ण रेखा के मध्य जो मैदान है वो है रार का मैदान। तो ये है गंगा की। अब इसको क्या है कि और अलग तरीके से भी समझा जा सकता है, इसको हम 3 और भाग में भी बांट सकते हैं। एक भाग तो हो गया कि यहाँ तक वाला क्षेत्र, इसको ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान जो है ये तराई क्षेत्र होता है, और इसके नीचे चले तो मध्य गंगा का मैदान आता है, और इसके नीचे चले तो निम्न गंगा का मैदान आता है। तो ऊपरी गंगा के मैदान में अत्यधिक तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र की हमने बात करी थी, जहाँ पे दलदली भूमि होती है, जहाँ पे गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। और मध्य गंगा के मैदान वाला जो क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक ये फैला हुआ है, और ये बांगर क्षेत्र के आधार पर निर्मित है। यहाँ पर चावल की खेती भी होती है और गन्ना भी होता है। और निम्न गंगा के मैदान जो है इनका विस्तार पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और ये खादर क्षेत्र है, और यहाँ पर साथ में चावल वर्ष भर बोया जाता है, जूट की कृषि यहाँ पर होती है। तो इस तरह से भी हम गंगा के मैदानों को बांट के देख सकते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। पर यह ज़्यादा सही तरीका है कि और मैदानों के भी प्रश्न आ जाते हैं कि ये मैदान कहाँ पर स्थित है और किसका भाग है। तो गंगा के मैदानों के ही भाग है, रोहिलखंड, अवध का मैदान, मिथिला, बारित, रार। तो ये हमको ध्यान रखना है, प्रमुख तथ्य है। अब आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी से अरुणाचल और असम राज्य में ये मैदानों का निर्माण हुआ, और इन मैदानों का सर्वाधिक विस्तार असम में है। ये मैदान चावल की खेती के लिए उपयोगी होते हैं, और बाद में ये नदी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, और वहाँ से बाद में गंगा में मिलके जमुना नाम से किस में मिलती है, अरब सागर वाले क्षेत्र में मिल जाती है। और यहीं पर एक डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र के मैदान कहाँ कहाँ फैले हुए, अरुणाचल और आसाम में। बस ये प्रमुख तथ्य है ब्रह्मपुत्र के मैदानों का। हालांकि यहाँ पर नदियाँ हैं, तो नदियाँ हैं तो पानी रहेगा, तो चावल की खेती अधिक हो गई, ये अंडरस्टूड है। तो इस तरह से इनको देखा जाता है कि मैदानों का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो ये 3 महत्वपूर्ण मैदान है, सिंधु सतलज के मैदान, गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान। जो राजस्थान के मैदान है, राजस्थान में अरावली से निकलने वाली नदी के द्वारा जो निर्मित है, वो राजस्थान ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ लिए जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत जो भाग है उसकी हम बात करेंगे, और यहाँ इसको हम 4 क्रम में पढ़ेंगे। एक तो पहाड़ियाँ और पर्वत के रूप में, फिर यहाँ पर कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के रूप में पढ़ेंगे। तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत इस तरह से कवर होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अगर कुछ तथ्य देखें तो लगभग ये भारत का प्राचीनतम भूभाग माना जाता है, क्योंकि हमने बात करी थी गोंडवाना लैंड का भाग है। जब पेंजिया बीच में से टूटा तो ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, बीच में 33 सागर का निर्माण हुआ, तो गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय भारत। और भारत का जो भौतिक विभाजन है उसका लगभग 16 लाख किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है वो है प्रायद्वीपीय भारत का, जो कि भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा है। जैसे हम भौतिक प्रदेशों में जैसे हिमालय पढ़ा हमने, मैदान पढ़ा, प्रायद्वीपीय भारत अपन पढ़ रहे हैं।
तो सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वह यही है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्राचीनतम भूभाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी यही है। अब यहाँ पर हम इन सब आधार पर इसको पढ़ेंगे। पहले पहाड़ियाँ पर्वत पढ़ेंगे, फिर पठार, फिर पश्चिम और पूर्वी घाट की चोटियों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अरावली पर्वत को, फिर विंध्याचल को, फिर सतपुड़ा और फिर पश्चिमी घाट को। तो इनको पर्वत श्रेणी के रूप में देखेंगे। तो अरावली जो है वो इसका जो मैक्सिमम अगर इसकी बात करें तो गुजरात के पालनपुर से ये पहाड़ियों का एक सिरा है और दूसरा सिरा है दक्षिणी में दिल्ली रायसीना तक। तो ये पूरा इसका जो डिस्टेंस है वो 692 किलोमीटर है और लगभग इसका 80% जो है पूरा राजस्थान में है, 550 किलोमीटर। तो अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित एक प्राचीन वलित पर्वत है जिसका विस्तार अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। दक्षिण पश्चिम मतलब ये ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका विस्तार, क्योंकि इस तरह से विस्तार है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसका विस्तार माना जाता है, जो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना तक है। और कुल लंबाई 692 किलोमीटर है जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है, जो माउंट आबू वाला जो सिरोही जिला है वहां पर है। तो सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर अरावली में स्थित है। अब यहाँ पर इसको समझने से पहले एक बात और करते हैं कि महान जल विभाजक क्या होता है। महान जल विभाजक तो ये वाली जो पहाड़ियाँ ये है अरावली। अरावली के बाद विंध्याचल, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा और सतपुड़ा के बाद ये होता है पश्चिम घाट। तो एक ये ऊंचा क्षेत्र है क्योंकि पहाड़ है तो यहाँ पर ऊंचाई अधिक है। अगर ऊंचाई अधिक हो गई तो वहां से नदियां निकल के नीचे आती हैं, मैदानों में आने का प्रयास करती है। तो नदियों के जल को ये पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं जाने देती और पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं आने देती। तो ये जल विभाजक का कार्य भी ये करती है जिसको हम महान जल विभाजक बोलते हैं। तो महान जल विभाजक में 4 पर्वत श्रेणियां महत्वपूर्ण है। एक तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिम घाट। पहले अरावली हो गई राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा और फिर पश्चिम घाट। तो इस तरह से एक महान जल विभाजक का कार्य कर रही है। तो प्रश्न इस तरह भी आता है कि अरावली किसका भाग है, तो महान जल विभाजक का ये भाग है। सतपुड़ा किसका भाग है, महान जल विभाजक का भाग है। हालांकि इन पर्वत श्रेणी को हम अलग अलग करके भी हम समझेंगे। और अरावली की हमने बात करी कि प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका विस्तार है और 80% भाग राजस्थान में है जो कि 550 किलोमीटर है। और सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। तो ये बात करी हमने अरावली के बारे में कि प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित प्राचीन वलित पर्वत, 80% विस्तार राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। उसके बाद अरावली के बाद देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को, जो कि जिसका मैक्सिमम भाग कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जो कि एक खंड या ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, विंध्याचल क्या है, खंड या ब्लॉक पर्वत है। और बिहार और झारखंड में इसको कैमूर, भंडेर या फिर भारनेर और राजमहल के रूप में जाना जाता है। तो ये जो पूरा विस्तार है ये किसका है, विंध्याचल का। तो बिहार और झारखंड में इसको अलग अलग नाम से कैमूर, भंडेर या फिर भारनेर और राजमहल की पहाड़ियों के रूप में इसको झारखंड में जाना जाता है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से ये निर्मित है और इसकी सर्वोच्च चोटी है सद्भावना। तो सद्भावना इसकी सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा पर्वत है कौन सा, विंध्याचल पर्वत। तो अरावली के बाद दूसरा पर्वत को देखा हमने विंध्याचल, जो किसका उदाहरण है, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसके विस्तार की बात करी तो हमने मध्य प्रदेश, साथ में बिहार और झारखंड, इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो बिहार और झारखंड तब जब इसका विस्तार है तो वहां पर इनको अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वहां पर बिहार और झारखंड में इसको कैमूर, भंडेर और राजमहल के रूप में इसका विस्तार है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है और सर्वोच्च चोटी जो है वो है सद्भावना। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा पर्वत भी यही माना जाता है। तो
अब इसको यूं भी कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाला पर्वत भी विंध्याचल पर्वत ही है, जो भारत को उत्तरी भारत और दक्षिण भारत से अलग करता है, क्योंकि एक संपूर्ण लंबाई में ये फैला हुआ है। जैसे भारत का नक्शा अगर अपन देखें तो यहाँ ये एकदम मध्य में है, यहाँ से उत्तर के मैदान और प्रायद्वीप भारत दोनों अलग हो जाता है, तो उत्तर दक्षिण का भाग अलग हो जाता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है जो किसके समानांतर है, विंध्याचल के। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जैसे गिरनार और राजपूत पीपला, इसको गुजरात में कहा जाता है। सतपुड़ा को गिरनार और राजपूत पीपला कहा जाता है, कहाँ पर, गुजरात में। महादेव और मेकाले पहाड़ियाँ, महादेव तो इसको एमपी में कहा जाता है, और महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और मेकाले पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जहाँ से जो नर्मदा नदी है वो निकलती है। और नर्मदा नदी और यहाँ पर एक और नदी का नाम आता है ताप्ती नदी, तो दोनों जो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद हम बात करें मेकाले पर्वत के बारे में, और तो यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अमरकंटक। तो ये जो सतपुड़ा रेंज है ये भी अलग अलग नामों से है, गिरनार और राजपीपला गुजरात में, महादेव मध्य प्रदेश में, मेकाले मध्य प्रदेश और थोड़ा भाग इसका छत्तीसगढ़ में, और आगे चलेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार है। महादेव में की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और मेकाले की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, ठीक है। और ये जो महादेव श्रेणी है धूपगढ़ जो इसकी चोटी है, ये पूरे जो सतपुड़ा है इसकी भी सबसे ऊंची चोटी यही है धूपगढ़। और जो मेकाले की पहाड़ियों में स्थित सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, वो मेकाले की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। तो अगर प्रश्न आता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महादेव पहाड़ियों में स्थित धूपगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी जो 1350 मीटर ऊंची है। दूसरी तो अमरकंटक, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और उधर उत्तर में बात करें तो सोन नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। तो एक नदी तो बह के, जैसे मान लो ये अमरकंटक है, एक नदी बह के इधर चली जाती है, एक उत्तर में चली जाती है। तो ये है सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत। महादेव श्रेणी में धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी है, गिरनार और राजपीपला गुजरात में कहा जाता है, महादेव एमपी में, मेकाले एमपी और छत्तीसगढ़ में, और मेकाले की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। पारसनाथ नाम दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पर हमने दो बात करी कि विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों ही क्या है, खंड पर्वत है। खंड पर्वत का क्या मतलब है कि पर्वतों का ऐसा भाग जो नीचे धंस जाता है उसे भ्रंश कहा जाता है, और ऊपरी भाग को पर्वत का नाम दे दिया जाता है, तो इसको खंड पर्वत का नाम दिया जाता है। तो ऐसे दो खंड पर्वत है विंध्याचल और सतपुड़ा। और विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य एक नदी बहती है जिसको भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां बोलते हैं, जिसको ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, और दूसरी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है ताप्ती नदी। तो दोनों नदियां किस में बह रही है, भ्रंश घाटी में। पर अगर हम बात करें तो विंध्याचल है फिर सतपुड़ा है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती बहती है। तो इनका क्रम ध्यान रखना है कि नर्मदा तो किधर बह रही है, उत्तर में, और दक्षिण में कौन बह रही है, ताप्ती। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन बहती है, नर्मदा। हालांकि दोनों भ्रंश घाटी में बह रही है, पर इनकी स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम घाट की बात करते हैं कि पश्चिम घाट किस प्रकार से विस्तारित है। तो यहाँ पर बहुत सारी निम्न पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो और इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं कि ये जो पश्चिम घाट है ये काफ़ी अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी रखा गया है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। जैसे यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित करने का किसी चीज़ का औचित्य क्या है, उसका मकसद क्या होता है कि जो यूनेस्को है वो उसके रखरखाव के लिए फंड जारी करता है, और उससे उस क्षेत्र का रखरखाव अधिक हो पाता है। पर यूनेस्को किस बिहाफ पर अपनी सूची में इनको शामिल करता है, तो वहाँ पर उसने 3 सूचियाँ बनाई हुई है। एक तो प्राकृतिक सूची है, ये जो प्राकृतिक जगह हैं जिनके रखरखाव की आवश्यकता है। एक होती ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है, जैसे अपने राजस्थान में जो किले हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं, तो उन किलों के रखरखाव के लिए फंड आता है, वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की सूची में नाम है उनका। और एक होता है मिश्रित सूची। तो 3 तरह की सूचियाँ होती है, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक,
और मिश्रित। तो 3 तरह की सूचियां होती है। तो ये पश्चिमी घाट जो है प्राकृतिक सूची का विषय है और इसके रखरखाव को यहाँ पर जो जैव विविधता पाई जाती है इसके लिए यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा फंड जारी किया जाता है। तो इसके बारे में हम देखें तो इसको हम अलग अलग क्रम में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको इन नामों से जाना जाता है। सबसे जो उत्तरी भाग है इसको उत्तरी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। हालांकि पूरा जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री पर्वत कहते हैं और सह्याद्री पर्वत का उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में स्थित है उत्तरी सह्याद्री और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कालसुबाई। तो सह्याद्री या फिर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर 2 दर्रे भी पाए जाते हैं, एक दर्रा है थाल घाट, एक है भोर घाट। तो उत्तरी सह्याद्री में ही 2 दर्रे हैं, थाल घाट दर्रा जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है और भोर घाट जो दर्रा है वो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो ये बात हो गई उत्तरी सह्याद्री पर्वत की। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और दक्षिण में जो है उत्तरी सह्याद्री के दक्षिण में दक्षिण सह्याद्री है। कौन सी सह्याद्री है, दक्षिण सह्याद्री। और दक्षिण सह्याद्री जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक, MH का मतलब महाराष्ट्र है, K का मतलब कर्नाटक है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कुद्रेमुख एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसको बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है घोड़े का मुख समान दिखने वाला। तो कुद्रेमुख मतलब घोड़े के मुख के समान दिखने वाली ये चोटी है। तो कुद्रेमुख कहाँ पर है, दक्षिण सह्याद्री में है। और दक्षिण सह्याद्री कहाँ पर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। और कुद्रेमुख कहाँ पर अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है। तो कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में। अगली प्रकार की पहाड़ियां हैं नीलगिरी पहाड़ियां। और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। और इनका जो भाग है नीलगिरी की पहाड़ियों का, तो नीलगिरी की पहाड़ियों को भी 2 अलग अलग भागों में बांट के देखा जाता है। तो इनका जो भाग कर्नाटक में है, नीलगिरी की पहाड़ियों का जो भाग कहाँ है, कर्नाटक में है। नीलगिरी की पहाड़ियों का जो भाग कर्नाटक में है उसे बाबा बुदन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां किसका भाग है, नीलगिरी की पहाड़ियों का। इसका अलग से नाम रख दिया गया बाबा बुदन की पहाड़ियां, कहाँ पर, कर्नाटक में। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कॉफी और कहवा, कॉफी जो हम पीते हैं, तो बाबा बुदन की पहाड़ियां कहा जाता है कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियों को। और तमिलनाडु में इसको कहा जाता है डोडा बेटा। अब बाबा बुदन की पहाड़ियों के महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर कॉफी और कहवे की यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है। साथ में ये क्षेत्र लौह अयस्क के लिए भी उपयुक्त है। जो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, ये कॉफी कहवा काफी अधिक मात्रा में होता है। और तमिलनाडु में इसका नाम है डोडा बेटा या फिर दोदा बेटा। तो डोडा बेटा जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2nd हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट है अन्नामुदई जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित। और अन्नामुदई है केरल में जो 2695 मीटर ऊंची है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये 2695 मीटर ऊंची है और डोडा बेटा 2637 मीटर ऊंची है। ज़्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं। परंतु सबसे ऊंची प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदई है जो कि केरल में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में एक और तथ्य हमें ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने का काम करती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों की बात हुई। उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा कोची को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। तो पालघाट दर्रा किसको जोड़ रहा है, कोची से चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद इलायची की पहाड़ियाँ या फिर कार्डमम हिल्स जो है ये भी कर्नाटक और तमिलनाडु में है। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगढ़ पर्वत। महेंद्रगढ़ पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी के पहाड़ियों के वहीं पर एक दर्रा है सिनकोट दर्रा जो त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। तो पश्चिमी घाट जो श्रेणी है यहाँ पर सतत रूप से एक श्रेणी है जहाँ पर सतत रूप से पर्वत है, जैसे उत्तरी सह्याद्री जहाँ पर हमने 2 दर्रों की बात करी, थालघाट और बोरघाट। फिर दक्षिणी सह्याद्री, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, यहाँ पर एक दर्रे की बात करी, पालघाट।
इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ पर एक दर्रा है सिनकोट। तो 4 दर्रे महत्वपूर्ण हैं पश्चिमी घाट में, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सिनकोट। यही क्रम में ये पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, तो यही इनका क्रम है। पहले थाल घाट सबसे उत्तरी भाग में, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट और फिर सिनकोट दर्रा। तो ये दर्रे हैं। और हमने बात करी ली कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। अब पश्चिमी घाट जो है, इनकी लगभग औसत ऊंचाई है 1500 मीटर। तो जब इसकी ऊंचाई है तो इधर अरब सागर की शाखा का जब मानसून आता है तो ये जो पर्वत श्रेणी है ये इस मानसून को रोककर यहाँ पर काफ़ी अधिक पश्चिम में बहुत अधिक वर्षा करा लेती है। लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत अधिक वन पाए जाते हैं, सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, अत्यधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। और अत्यधिक जैव विविधता पाने के कारण ही इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची या फिर हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। तो अत्यधिक जैव विविधता का कारण हमने देख लिया कि अरब सागर का जो मानसून आएगा, अब यहाँ पे पर्वत है तो वो मानसून को रोक के वहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा करा लेगा। और वो वर्षा जो है वो पूर्वी भाग में नहीं हो पाती है, इस पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर एक वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है, जो क्या है कि वहाँ पर वर्षा नहीं होने के कारण एक जो है मरुस्थल जैसी स्थितियाँ या फिर वृष्टि छाया प्रदेश उसको कहते हैं कि पर्वत के कारण वो भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। तो इस तरह से ये पश्चिमी घाट के पर्वत है, एक सतत श्रेणी के रूप में है। और उत्तर से दक्षिण का अगर हमने देखा, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। प्रमुख दर्रे बात करें, थालघाट दर्रा जो उत्तरी सह्याद्री में स्थित है और मुंबई से नासिक को जोड़ता है। हालांकि मुंबई, नासिक और फिर आगे कलकत्ता तक इसका विस्तार है। भोरघाट उत्तरी सह्याद्री में है, महाराष्ट्र में, मुंबई को पुणे से जोड़ती है, मुंबई, पुणे, चेन्नई अगर इसको पूरा बोले तो। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। और हालांकि ये पालघाट जो दर्रा है ये आरएस में पूछा भी जा चुका है कि पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। या फिर कोच्चि कहाँ पर है, केरल में, तो केरल को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। सिनकोट दर्रा त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है, यानी कि त्रिवेंद्रम मतलब तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ने का काम करता है, मदुरई से। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। और पूर्वी घाट जो है, पश्चिम घाट जिस तरह से एक सतत पर्वत था, मतलब कंटिन्यूस रेंज थी, परंतु पूर्वी घाट ऐसा नहीं है। पूर्वी घाट क्या है कि जो नदियां हैं वहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं, इनको द्वारा उनका अपर्दन कर दिया गया है और ये कटे फटे रूप में पूर्वी घाट के पर्वत स्थित है। तो पूर्वी घाट जो है वो पूरी सतत श्रेणी नहीं है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्वत है उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो उड़ीसा में है, उसके बाद पालकोंडा की पहाड़ियाँ और नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ। तो नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ और पालकोंडा की पहाड़ियाँ दोनों ही कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद सेवराई की पहाड़ियाँ और जावादी की पहाड़ियाँ, सेवराई और जावादी की पहाड़ियाँ दोनों हैं उड़ीसा में। और पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो महेंद्रगिरी है, जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है और महेंद्रगिरी की पहाड़ियों में उड़ीसा में ये स्थित है। अब हालांकि आप गूगल करोगे तो पूर्वी घाट की और भी बहुत सारी चोटियां जो महेंद्रगिरी से भी ऊंची बता दी गई है, पर हमें ऑथेंटिक सोर्स पे जाना है, एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी में अभी तक यही लिखा हुआ है कि महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि जब प्रश्न गलत होता है तो तथ्यों पे बात होती है और ऑथेंटिक सोर्स पे जो है वो आरपीएससी जाता है। और ऑथेंटिक सोर्स है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में किसको मेंशन किया गया है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी पर्वत को, जो 1501 मीटर ऊंची है। तो यह है। हालांकि हम हर चीज़ में गूगल करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाती है कि बहुत सारी अलग अलग श्रेणियाँ, ऐसे पर्वत जो जिनके नाम भी हमने नहीं सुने। तो गूगल क्या है कि हर चीज़ को एक्सप्लोर कर देता है, पर हमें ऑथेंटिक सोर्स पे जाना है जो कि एग्जैक्ट लिखा हुआ है किसी किताब में, और वो किताब आरपीएससी द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि कोई भी गाइड में जो लिख दिया वो अपन को ध्यान रखें, नहीं। एनसीईआरटी बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स है और वहाँ से हम अगर अपील भी कर सकते हैं अगर हमारा प्रश्न गलत होता है तो ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, जिसमें महेंद्रगिरी पर्वत है, पालकोंडा और नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, सेवराई और जावादी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। और इस तरह से ये पूर्वी घाट के पर्वत है।
आगे बात करें प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बाद यहाँ के पठारों की, तो यहाँ पर जो पठार है उन पठारों की अवस्थिति देखें तो भारत का जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पर राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जिसमें हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती से पठार से लगा बुंदेलखंड का पठार है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, और वहीं मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश में है, एक बघेलखंड का पठार है जो एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद दक्कन का पठार जो कि ज्वालामुखी के लावा द्वारा निर्मित है, और इसका जो विस्तार है वो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक और तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद कर्नाटक का पठार है जो पूरी तरह कर्नाटक में है। हालांकि जो दक्कन का पठार है यहीं पर क्या है कि ज्वालामुखी के लावा द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो ज्वालामुखी के लावा द्वारा निर्माण होने के कारण यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है, और बहुत अधिक उपयोगी होने के कारण यहाँ पर कपास की खेती बहुत अधिक होती है। तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी अधिक कपास मिलता है। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित तेलंगाना का पठार है। दंडकारण्य का पठार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे बस्तर का पठार भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार जिसको दामोदर नदी दो भागों में बांट देती है बीच में से, और उसका जो उत्तरी भाग है उसे हजारीबाग बोला जाता है और दक्षिणी भाग रांची के पठार के रूप में है। तो छोटा नागपुर के पठार के ही भाग हैं हजारीबाग और रांची, और जिसे भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोयला और लौह अयस्क काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ में एक और पठार है मेघालय या फिर शिलोंग का पठार, और मेघालय और शिलोंग का पठार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, GKJ, गारो, खासी और जयंतिया, यही इनका क्रम है। अगर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व प्रश्न पूछा है तो पश्चिम से पूर्व याद रखो, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स कहाँ है, मेघालय या फिर शिलोंग के पठार में। और गारो खासी जो जयंतिया, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो मोशिनराम है खासी की पहाड़ियों में, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोशिनराम, और एक है तुर्रा नामक स्थान जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करना एक दिन में, इसको याद रखना, एक दिन में विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है तुर्रा, जो है गारो पहाड़ियों में, और खासी पहाड़ियों में मोशिनराम जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इस तरह से ये सारे पठार हैं जिनके हमें याद रखना है। तो मेघालय का जो पठार है, इस पठार का जो भाग असम में है उसे कार्बी एब्लोंग के नाम से जाना जाता है। मेघालय का पठार की बात हमने करी, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां का बात करी, और अगर यहाँ पर गारो खासी जो जयंतिया पहाड़ियां हिमालय का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना, ये हिमालय का भाग नहीं है, अपन पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो प्रश्न इस तरह भी गलत हो सकता है कि अगर एक स्टेटमेंट आ जाता है कि गारो खासी जयंतिया हिमालय का भाग है, नहीं, हिमालय का भाग नहीं है, ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, ये मेघालय के पठार में स्थित है और ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और जो गारो पहाड़ियां हैं इनके दक्षिण में एक स्थान है जिसकी बात हमने करी, तुर्रा, जो एक दिन में विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। खासी जो पहाड़ियां हैं वो इनके दक्षिण में एक स्थान है मोशिनराम, और मोशिनराम या फिर जो चेरापूंजी वाला जो जगह है, तो यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 1300 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यहाँ पर जाओगे घूमने तो ऐसा लगेगा कि हर समय बारिश हो रही है, तो काफी अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जो कहाँ पर है, मेघालय या शिलोंग के पठार में। छोटा नागपुर पठार की बात हमने करी कि झारखंड में स्थित है हालांकि, और दामोदर नदी इस पठार को 2 भागों में बांट रही है। एक बार मैं इसमें मेंशन कर देता हूं, यह है छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ पर एक दामोदर नदी है, इसको 2 भागों में बांट रही है, एक तो हजारीबाग और रांची का पठार। तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, और इस पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयला और लौह अयस्क के काफी अधिक भंडार है, और इसको खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है इस जगह को, कि यहाँ पे खनिज काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, और ये जो पठार है ये किस किस से जुड़ा हुआ है, एक तो बुंदेलखंड, एक बघेलखंड और एक हाड़ौती का पठार। तो इन पठारों को रूप में ही ये पूरा मालवा का पठार स्थित है।
तो बघेलखंड जो है ये मालवा के पठार का दक्षिण पूर्व विस्तार है, जो बघेलखंड है जो कि एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में है। हाड़ौती का पठार ये मालवा के पठार का पश्चिम विस्तार है, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है हाड़ौती। और जो बुंदेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो मालवा के पठार के अंतर्गत ही इन तीनों पठारों को हम पढ़ते हैं। इन्हीं का ये छोर है, एक तो इसका पश्चिमी छोर है जो हाड़ौती के पठार के रूप में है, पूर्वी बघेलखंड, और उत्तरी बुंदेलखंड के पठार के रूप में। उसके बाद में दक्कन का जो लावा पठार है ये महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में है। हालांकि ये ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो लावा पठार होते हैं वो काली मिट्टी काफ़ी अधिक यहाँ पे पाई जाती है, जिसकी हमने बात करी, और भारत का सबसे बड़ा पठार भी यही है। तो अब यहाँ पर एक पार्टिकुलर अगर ज्वालामुखी की बात की जाए कि किस प्रकार के ज्वालामुखी द्वारा ये निर्मित हुआ है, तो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों से ये निर्मित हुआ है। जब दरार से लावा बाहर निकल के आता है तो उस तरह के ज्वालामुखी पर्वत को दरारी उद्भेदन या फिर फिशर इरप्शन वाले ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये है दक्कन के पठार की विशेषता, काली मिट्टी होने के कारण। एक और है दंडकारण्य का पठार, जिसको छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पठार है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़, हालांकि ये पठार जो नक्सलवाद वाली समस्या है, जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वो नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त यही वाला पठार है। और भारत का सबसे उबड़ खाबड़ पठार भी दंडकारण्य का पठार है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ पर भी कर्नाटक के पठार को भी अगर हम चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो बेंगलोर का पठार, एक मैसूर का पठार। तो मैसूर और बेंगलुरु का पठार किसका हिस्सा है? कर्नाटक के पठार का। तेलंगाना का पठार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये है कुछ तथ्य जो पठारों से रिलेटेड हमको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे इसके। हालांकि जो मेघालय और शिलोंग का पठार है, और जो हमने मालदा भ्रंश की बात करी थी, मालदा गेप की, जब अपन हिमालय के भ्रंश देख रहे थे तो मालदा गेप यहीं पर है। ये मेघालय के पठार और जो छोटा नागपुर का पठार है इसके बीच में ही मालदा गेप है। जो भ्रंशन है उसको मालदा गेप। और गारो, खासी और जयंतिया जो पर्वत है, ये गारो का जो सबसे ऊंचा भाग है वो शिलोंग है, जो एक घूमने का पर्यटक स्थल है। और जो खासी का सबसे ऊंचा भाग है खासी पहाड़ियों का, वो नोक्रेक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो तोरा नामक स्थान, मोशिनराम, गारो का सबसे ऊंचा भाग शिलोंग, और खासी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा भाग नोक्रेक। इस तरह से ये पूरा पठारी क्षेत्र जो प्रायद्वीपीय भारत का है ये हमने पढ़ा। तो हमने यहाँ पर सब तरह से बात कर ली कि किस तरह से यहाँ पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पठार और पर्वत, चारों तरह से इसको हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे तटीय प्रदेश की बात करते हैं कि भारत के जो तटीय प्रदेश हैं, क्योंकि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बाद में जो पश्चिम और पूर्वी तट है उनको हम क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या नाम से जाना जाता है। पहले बात करते हैं पूर्वी घाट की, या फिर पूर्वी तट की। पूर्वी घाट कहना गलत होगा क्योंकि पूर्वी घाट में हमने पहाड़ियों को पढ़ लिया है। अब पूर्वी तट को देखेंगे तो दामोदर नदी और महानदी, इनके बीच वाला जो क्षेत्र है इसको उत्कल का मैदान कहा जाता है, उत्कल प्लेट्यू। और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो उत्कल का पूरा मैदान है, यहाँ पर महानदी और गोदावरी के बीच में। और महानदी और कृष्णा नदी, महानदी और कृष्णा नदी, तो इन दोनों के बीच वाला क्षेत्र है उत्तरी सरकार, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। तो कृष्णा नदी और महानदी, इसके बीच में जो पूरा क्षेत्र है वह है उत्तरी सरकार। हालांकि बीच में गोदावरी नदी भी आती है, तो गोदावरी और कृष्णा के जो बीच में छोटा सा तट है इसको काकीनाडा तट कहा जाता है, जो कि पूरी तरह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दामोदर और महानदी के बीच में उत्कल का मैदान मुख्यतः उड़ीसा में है और थोड़ा बहुत भाग वेस्ट बंगाल में है। महानदी और कृष्णा नदी के बीच वाला भाग उत्तरी सरकार, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है इसको। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच वाले तट को काकीनाडा तट कहा जाता है। और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच वाला क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। और कोरोमंडल तट की विशेषता यह है कि लौटते हुए मानसून से भारत में केवल इसी तट पर वर्षा होती है। प्रश्न भी पूछा गया है कि कोरोमंडल तट की विशेषता क्या है, कि लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ओनली कोरोमंडल तट है। तो ये पूर्वी तट के तटीय प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं।
उत्कल का मैदान, उत्तरी सरकार, काकीनाडा तट और कोरोमंडल तट, इसी क्रम में हमको ध्यान रखना है। और पश्चिम के तटों की बात करें तो पश्चिम का जो तटीय प्रदेश है तो सौराष्ट्र से दमन दीव तक जो है उसको सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट कहा जाता है। तो सौराष्ट्र से दीव तक काठियावाड़ तट, दीव से गोवा तक जो है वो गोवा या कोंकण तट कहा जाता है, जो पर्यटन और काजू की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। गोवा और न्यू मंगलोर जो कर्नाटक में स्थित है, न्यू मंगलोर, तो गोवा और न्यू मंगलोर के बीच का जो तट है वो कन्नड़ तट जिसको कहा जाता है, और आम और काजू का अधिक उत्पादन होता है। जो भारत में आम आता है, उत्तर भारत में, वो साउथ का ही आम आता है, बहुत अधिक मीठा होता है। तो आम और काजू जो है वो कन्नड़ तट के विस्तार में इसका उत्पादन अधिक होता है, जो गोवा से न्यू मंगलोर के बीच में है। और न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच मालाबार तट है, जो नारियल, मसाले और रबड़ की खेती के लिए प्रमुख स्थान रखता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तटीय प्रदेश हैं पश्चिमी तट और पूर्वी तट के। पश्चिमी तट को हमने 4 तटों में विभाजित किया है, सौराष्ट्र या काठियावाड़, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। और पूर्वी तटीय क्षेत्र को उत्कल का मैदान, उत्तरी सरकार, काकीनाडा तट और कोरोमंडल तट। तो काकीनाडा तट और कन्नड़ तट में जो है अंतर ध्यान रखना, क्योंकि काकीनाडा जो है वो पूर्वी तटीय प्रदेश का हिस्सा है और कन्नड़ तट पश्चिमी तटीय प्रदेश का हिस्सा है। तो ये इसका तटीय प्रदेश का विस्तार है। हालांकि जो पूर्वी तट है ये नदी डेल्टा के कारण अधिक चौड़ा तट है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 80 किलोमीटर है। और इसके जो भाग है इनकी हमने बात कर ली, उत्कल का मैदान है, उत्तरी सरकार है और कोरोमंडल तट है, वो भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। आगे बात करते हैं अन्य तथ्यों के बारे में कि कुछ तथ्य हैं, जैसे कि लेगून क्या होता है। कि लेगून जो है वो जब महासागर की लहरें आती है तो उनके निक्षेपण के जवाब से जो खारे पानी की झीलों का निर्माण हो जाता है उनको लेगून कहा जाता है। तो महासागरीय झीलों के निक्षेपण से निर्मित खारे पानी की झीलें क्या है, लेगून है। जैसे कि पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, वो लेगून का उदाहरण है। जो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, वो भी क्या है, पूर्वी तट पर एक लेगून का निर्माण उसका हुआ है। उसके बाद है अगला कयाल। कयाल क्या होता है, तो महासागरीय लहरों के अपरदन द्वारा निर्मित खारे पानी की सर्पिलाकार झीलों को कयाल कहा जाता है। डेफिनेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। कयाल की डेफिनेशन में अपरदन शब्द आ रहा है और लेगून की डेफिनेशन में निक्षेपण शब्द आ रहा है। तो लहरों के निक्षेपण के जमाव से निर्मित तो लेगून, और लहरों के अपरदन से निर्मित जो है वो कयाल है। जिसे वेम्बनाथ झील और अगस्त्यमुड़ी जो केरल में स्थित है, ये कयाल के उदाहरण हैं। तो महासागरीय लहरों के अपरदन द्वारा निर्मित खारे पानी की सर्पिलाकार झीलों को कयाल कहा जाता है, जो कि पश्चिमी घाट में मुख्यतः पाई जाती है। लेगून पूर्वी घाट में हमने देखा, चिल्का और पुलिकट, और कयाल जो है वेम्बनाथ झील और अगस्त्यमुड़ी केरल में जो पश्चिमी जो घाट है वहां पर पाई जाती है। और केरल में जो है वो सर्वाधिक जो लेगून और कयाल है वो केरल में ही है। अगर सर्वाधिक लेगून और कयाल की बात करें तो केरल राज्य में ही पाई जाती है। एक और शब्द हमको ध्यान रखना है जो हमको हिमालय में पढ़ना था, पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, करेवा। कि हिमालय में हिमोनियों द्वारा हिमोड़ के जमाव से निर्मित उपजाऊ मैदानों को जम्मू कश्मीर में करेवा कहा जाता है, जो केसर की खेती हेतु बहुत अधिक उपयोगी रहते हैं। तो करेवा क्या है कि हिमानी, जैसे नदियां अपने साथ जल लाती है तो उसको जलोढ़ बोलते हैं, तो हिमानियां अपने साथ जो हिम है, बर्फ है, उसको लाती है तो उसको हिमोड़ कहा जाता है। तो हिमोड़ के जमाव से जो मैदानों का निर्माण हुआ वो जम्मू कश्मीर में उनको करेवा कहा जाता है, जो केसर की खेती के लिए बहुत अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। तो 3 डेफिनेशन, लेगून, कयाल, करेवा। लेगून निक्षेपण के जवाब से, कयाल अपरदन के द्वारा निर्मित, करेवा जो है हिमोड़ के जमाव से निर्मित मैदान है। तो इस तरह से पूर्वी तट और पश्चिम तट के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे। आगे बढ़ते हैं और द्वीपीय प्रदेश हैं उनको हम देखते हैं। तो भारत में कुल जो द्वीप है वो 247 है और 247 द्वीपों में 204 द्वीप तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है
और 43 द्वीप 43 द्वीप है अरब सागर में। और 43 द्वीपों जो अरब सागर में, वहाँ पे मुख्य जो द्वीप की बात हम करेंगे लक्षद्वीप, जो कुल 36 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं कि जो एक मूंगा होता है, कोरल जो मूंगा जो होता है, उस जो अपना बाहरी कवच उतारता है, तो उसका बाहरी कवच जो है वो कैल्शियम और कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और जब जब वो अपना कवच उतारता है तो वो जो कवच गिरता हुआ एक भित्ति के रूप में जमा हो जाता है। तो हालांकि जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो जो प्रवाल या फिर कोरल जो उसका छूटता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसी से जुड़कर जो द्वीप का निर्माण हुआ, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप। तो 36 प्रवाल द्वीप हैं लक्षद्वीप में, जिनकी हम बात करेंगे। और बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप है 204 द्वीप, उसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की बात करेंगे, जो अराकान योमा पर्वत है म्यांमार में, उसी का ही विस्तार माना जाता है। तो म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है, जो जिसका कुछ उठा हुआ भाग है यहाँ पर, इसी को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के मिश्रण से ही इसका निर्माण हुआ है, जिससे कि पूर्वांचल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ था, क्योंकि अराकान योमा पर्वत यहाँ से आगे बढ़ता है और आगे फिर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आ जाती है। उसके बाद हिमालय पर्वत और फिर सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियाँ जो पाकिस्तान में। तो इस तरह से पूरा विस्तारित रूप है। तो भारत में कुल द्वीप है 247, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में, 43 अरब सागर में। अरब सागर के जो मुख्य द्वीप है वह लक्षद्वीप है, जिसमें से 36 द्वीपों की हम बात करेंगे। 36 द्वीपों में हम लक्षद्वीप पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो द्वीप है वो प्रवाल द्वीप के टाइम, जैसे मूंगिया एक समुद्री जीव है मूंगा, या फिर जिसको हम बोलते हैं, तो वो मूंगा अपना बाहरी कवच उतारता है जैसा कि मैंने बताया, और वो कवच जो उतरता है वो जुड़कर आपस में भित्ति का निर्माण करता है। तो उसी से निर्मित जो द्वीप है उसे बोला जाता है। हालांकि जो ये जो रीफ है या फिर जो ये भित्ति है जो निर्माण होती है, ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे तटीय या फिर अवरोधक या वलयाकार। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोस्टल बैरियर और अटोल जो भित्ति है ये हमारे सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। पर अपन को बस देखना है कि लक्षद्वीप में क्या है और अंडमान निकोबार द्वीप में क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं। तो काफ़ी सारे द्वीप यहाँ पर हैं, और हमने बात करी कि जो अराकान योमा पर्वत है उसका विस्तार है ये। तो यहाँ पर जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो एक कोको द्वीप, जो है म्यांमार में स्थित है। और म्यांमार में स्थित जो द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, और उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है एक चैनल जिसको हम बोलते हैं कोको स्ट्रेट। तो कोको स्ट्रेट जो है वो कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान द्वीप को अलग करता है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि म्यांमार और भारत को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो कोको स्ट्रेट जो चैनल है वो म्यांमार और भारत को अलग कर रहा है, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का भाग है और कोको द्वीप म्यांमार का भाग है। तो कोको स्ट्रेट। उसके बाद उत्तरी अंडमान की बात करें तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, वो किसमें स्थित है, अंडमान, उत्तरी अंडमान में ही स्थित है। और उत्तरी अंडमान में ही जो है वहीं पर उसी वाले क्षेत्र में दो द्वीप है, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। तो नारकोंडम और बैरन दोनों ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं, और नारकोंडम जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये उत्तरी अंडमान के वहीं पर पूर्वी भाग में स्थित है। उसके बाद उत्तरी अंडमान के बाद अगला जो द्वीप है वो मध्य अंडमान है, और मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान जो है यहीं पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर। तो दक्षिणी अंडमान के पास में एक द्वीप भी है जिसको रोस द्वीप, या फिर बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया, तो वो भी यहीं पर है। और हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप भी यहीं पर है, जिससे हैवलॉक द्वीप को नया नाम स्वराज द्वीप दिया गया, और नील द्वीप को जो है वो शहीद द्वीप नाम दिया गया। तो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो दक्षिण अंडमान में है, रोस द्वीप है जिसका नया नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप है।
उसके बाद है दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से अलग करता है एक पास जिसका नाम है दक्कन या फिर ड्रंकन पास। तो ड्रंकन पास है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। तो ये पूरे अंडमान वाले द्वीप हमने देख लिए, छोटा अंडमान, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान। अब आते हैं हम निकोबार की तरफ। तो अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है अंडमान और निकोबार को। और स्पेसिफिक देखें तो लिटिल अंडमान या फिर छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार के दक्षिण में कोमोर्टाजी द्वीप, फिर कस्चल द्वीप, फिर ग्रेट निकोबार द्वीप, ये सब निकोबार के पार्ट हैं। कार निकोबार, कोमोर्टा, कस्चल द्वीप और ग्रेट निकोबार। और इसके सबसे दक्षिण में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु के बाद जो है ग्रेट चैनल है। और ग्रेट चैनल के आगे के बाद अगर बात करें इसके पूर्वी क्षेत्र में, तो अंडमान सागर इसको कहा जाता है और पश्चिमी भाग को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से भी प्रश्न आते हैं बहुत बार कि अगर हम बात करें कि जैसे प्रश्न आ गया कि 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल कौन कौन से सागर को जोड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ता है? अरब सागर से, सॉरी अंडमान सागर से। अरब सागर तो लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है। तो अंडमान सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का काम 10 डिग्री चैनल। ड्रंकन पास के बारे में भी पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ता है? अंडमान सागर से। कोको स्ट्रेट के बारे में पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को किससे जोड़ता है? अंडमान सागर से। मतलब ये जो द्वीप है, ये जो सारे द्वीप है, इनके पूर्व में स्थित तो अंडमान सागर है और पश्चिम में स्थित जो सागर है उसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो यहां पर महत्वपूर्ण वही है हमारे लिए कि कौन सा पास किसको अलग करता है। शैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यहीं पर रोस द्वीप है जिसको सुभाष चंद्र बोस क्योंकि द्वीप कहा गया, और यहीं पर इनका नाम बदला गया इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, ठीक है। 10 डिग्री चैनल क्या होता है, तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो पूरे जो अंडमान निकोबार के बारे में बातें हैं वो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हमें देखना है। तो उसके बाद ये ग्रेट चैनल आ जाता है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट के बाद इधर अलग देश आने लग जाते हैं जैसे इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को भारत से अलग करने वाला चैनल ग्रेट चैनल, या फिर इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करने वाला चैनल ग्रेट चैनल, ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं। और अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजातियां भी पाई जाती है, जैसे सैटन लीज जनजाति, सैम्पेन जनजाति, जरावा जनजाति। तो ये कुछ जनजातियां हैं, सैटन लीज, सोम्पेन, जरावा। इस तरह से भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो पूरा ये पिक्चर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। आगे बढ़ते हैं लक्षद्वीप के बारे में। और लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, और करावती जो लक्षद्वीप की राजधानी है उसकी भी हम बात करेंगे। और साथ में यहाँ पर जो है कुछ 4 द्वीप के बाद हम करेंगे, एक तो अमीनी द्वीप, एक एंड्रे द्वीप, एक करावती, एक मिनिकॉय। तो एंड्रे द्वीप लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। एंड्रे द्वीप लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है, और लक्षद्वीप पे मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या काफ़ी अधिक है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बहुलता किसकी है? मुस्लिमों की है। तो यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं। और एंड्रे द्वीप सबसे छोटा द्वीप है और करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। यहाँ पर हमें 2 चैनल ध्यान रखने हैं, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री कैसे ध्यान रखने हैं कि मालदीव को मिनिकॉय जो द्वीप है लक्षद्वीप का, वहाँ से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और मीनाकॉय और कारावती के बीच में जो है वो 9 डिग्री चैनल है। एंड्रे द्वीप इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि सबसे छोटा द्वीप है। और मालदीव के बारे में एक तथ्य हमें ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, जिसको 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय से अलग करता है। तो ये जो द्वीप है सारे, ये तो लक्षद्वीप का भाग है, और मालदीव क्या है? एक अलग देश है।
और हमने जैसा कहा कि अंडमान निकोबार पे सैटेनली, सोम्पेन, जरावा, ओंग ये आदि जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। तो इस तरह से ये द्वीपीय प्रदेश की हमने बात करी, हालांकि बहुत शॉर्ट में और एकदम तथ्यों के रूप में हमने बात करी है कि कौन सा द्वीप कहाँ पर है, कौन सा चैनल उसको अलग करता है, कौन कौन से सागर को जोड़ता है, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के सागर, कौन कौन से द्वीप यहाँ पर है। साथ में लक्षद्वीप में हमें यही ध्यान रखना है कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, कौन सी जनसंख्या की बहुलता है और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, और 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तो हमने भारत के भौतिक प्रदेश में बहुत सारे भौतिक प्रदेश देख लिए। ट्रांस हिमालय को सबसे पहले पढ़ा, फिर हिमालय में अपन ने 3 रूप में बांट के इसको पढ़ा, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। फिर पूर्वांचल की पहाड़ियों का विस्तार हमने देखा, उसके बाद मैदानी क्षेत्र को पढ़ा, फिर प्रायद्वीप है भारत के पठार पर्वत और वहाँ के मैदानों को देखा। उसके बाद तटीय प्रदेश की बात हमने करी, कौन कौन से तट हैं, और अंत में हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में समझा। अब अंतिम जो भौगोलिक प्रदेश है मरुस्थल, वो हालांकि सबसे विस्तार से राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट है, पर इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है और इसका लगभग पूरा से 100 में से 60% भाग राजस्थान में है। राजस्थान का पश्चिम क्षेत्र है, अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र, वो वहाँ पर इसका पूरा विस्तार है, जैसलमेर बीकानेर वाले क्षेत्र में। और इसके अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में ये फैला हुआ है। तो 4 राज्य, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इसमें विस्तार है मरुस्थल का। और इसका निर्माण भी 33 सागर के स्थान पर हुआ है। हालांकि डिटेल में जानकारी कहाँ पे अपन देखेंगे, जबकि राजस्थान वाला जो टॉपिक लेंगे उसमें ये पूरा डिटेल से हम पढ़ते ही हैं, इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा रिपीट नहीं किया गया है। हालांकि ये सिंधु और सतलज के मैदानों का ही भाग माना जाता है, क्योंकि बाद में यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो गया। तो अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि बहुत सारी पहाड़ियाँ जो हमारी छूट गई है उसको हम अलग से देख लेते हैं कि जैसे मिकीर और रेंगमा की पहाड़ियाँ, मिकीर और रेंगमा की पहाड़ियाँ हैं आसाम में। डफला, मिरी, अभोर और मिश्मी, डफला, मिरी, अभोर और मिश्मी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अजंता, सतमाला और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में। रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और गडजात और मलयगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा में पाई जाती है। तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनके तथ्य हमको ध्यान रखना है। साथ में प्रमुख ग्लेशियर्स की बात करें जो हमें हिमालय में देखना था पर देखा नहीं, एक तो संतोपत, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलान, ये महान हिमालय का भाग है और चारों ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। संतोपत, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलान। हालांकि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, परंतु हालांकि ये जो ग्लेशियर वाला पार्ट है, जब नदियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र में, तो वहाँ पे नदियाँ जब निकलेगी तो उन पूरे सारे ग्लेशियर्स को हम देखते जाएंगे। पर अब इसके साथ ही अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख रहे हैं, तो यहीं पे इसको कवर कर लिया गया कि संतोपत, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलान सब ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। प्रमुख घाटियों की बात करें तो जब हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा तो हमने वहाँ पे 3 श्रेणियाँ पढ़ी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख जो श्रेणी है, उसके बाद जो जास्कर श्रेणी, तो जास्कर के बीच में और लद्दाख के बीच में बहुत सारी घाटियाँ, एक तो नुब्रा घाटी है, एक है मरखा घाटी, एक है सुरु घाटी। तो यहाँ पर जो घाटियों का निर्माण होता है, हमें पता है कि नदियों के द्वारा जो निर्माण होता है इन घाटियों का, तो ये नदियों से रिलेटेड है कि जैसे ये जो जास्कर श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी है, इनके बीच में सिंधु नदी बहती है और दोनों श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु की एक सहायक नदी है श्योक नदी, एक है जास्कर नदी, एक है नुब्रा नदी। तो श्योक नदी और नुब्रा नदी के बीच में जो घाटी का निर्माण हुआ है वह नुब्रा घाटी, उसे क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी। उसी तरह जो मरखा नदी है और जो सिंध नदी है, इनके बीच में जो घाटी का निर्माण है वह है मरखा घाटी। सुरु नदी के द्वारा जो घाटी का निर्माण किया गया है वो सुरु घाटी। तो इस तरह से कुछ घाटियां हैं। और जम्मू कश्मीर में घाटी है जिसे नीलम घाटी कहा जाता है,
केरल में साइलेंट घाटी या फिर साइलेंट वैली, और नागालैंड में जुकू घाटी है। तो प्रश्न इस तरह आता है कि कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है, तो नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में, साइलेंट वैली केरल में, जुकू घाटी है नागालैंड में, और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में नुब्रा, मरखा और सुरु घाटियां उपस्थित है। तो ये प्रमुख घाटियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो कि इसकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। तो इस तरह से ये भारत का भौतिक विभाजन वाला जो टॉपिक है हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट होता है, और सारी जो डिटेलिंग है हमने इसको में देखी कि कौन कौन से मैदान, पहाड़, पठार जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन सी घाटियाँ वगैरह है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारी ख़त्म होती है, और इस तरह से ये हमारा भारत के भौतिक विभाजन का टॉपिक भी समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।